ट्रांसफॉर्म वो इस चैप्टर में, लेकिन फोरियर जो भी आपका ट्रांसफॉर्म है या लाप्लास है, ओके, वो दो चीजें आप मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हो, लेकिन वो जो भी चीजें आपने पढ़ी थी वो मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग थी, ओके, जो भी आपका कैलकुलेशन करना था वो सारी चीजें आप किए थे। लेकिन जो आज आप पढ़ने वाले हो फोरियर एंड लाप्लास एंड जेड ट्रांसफॉर्म, अगर अभी क्या बोलते हैं ये दोनों खत्म हो जाते हैं तो मेनली आपका जो भी फोरियर एंड लाप्लास होगा वो सिग्नल सिस्टम के अंदर कैसे यूज होगा वो हम सीखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आपका पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक यानी क्या कि बेसिकली जो आपका साइनोसॉइडल है, ठीक है, अगर ये एक साइनोसॉइडल है तो वो उसी वेवफॉर्म को रिपीट करेगा तो उसको पीरियोडिक बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो भी आपका पीरियोडिक फंक्शन यानी क्या, इनडायरेक्टली साइन एक्स, ओके, साइन एक्स इनडायरेक्टली ये क्या है, एक फंक्शन है ना, तो उसका आपने रिप्रेजेंटेशन किया, ठीक है। तो जो ये पीरियोडिक आप रिप्रेजेंट करते हो तो वो इनडायरेक्टली किसके अंदर करते हो, टाइम डोमेन के अंदर, ठीक है। बट उसके अंदर जो भी आपको मिलता है, लाइक यहाँ पे लिखा हुआ कहते हैं सिग्नल रिप्रेजेंटेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन इट इज कॉल्ड एज लाइन स्पेक्ट्रम, अगर ये तो बात की बात है, लेकिन अगर आप टाइम डोमेन में करते हो तो आप जो भी वेवफॉर्म ड्रॉ करोगे वो आपका टाइम के रिस्पेक्ट में होगा। यानी यहाँ पे मान लो कि 1 सेकंड है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ एम्पलीट्यूड आपको मिला, 2 सेकंड है तो यहाँ पे आपको एम्पलीट्यूड मिला, ठीक है। तो आपके टाइम के रिस्पेक्ट में आपको कोई ना कोई वेवफॉर्म मिलता है, लेकिन उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस है, ओके, कि आप जो इसके ऊपर से टाइम डोमेन के अंदर जो भी आपका वेवफॉर्म ड्रॉ होता है उसके हिसाब से जो भी आप क्या करते हो कि आप एनालिसिस करते हो ना, एनालिसिस कैसे करोगे, कैलकुलेशन से करोगे, जो भी आप यूज करोगे वो, लेकिन उसका कुछ लिमिटेशन है, इसीलिए हम फ्रीक्वेंसी डोमेन यूज करते हैं। अगर लिमिटेशन देखना चाहते हो तो जस्ट ऐसा कंसिडर कर लो कि ये एक क्या है, एक ग्राफ है, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे आप 2, ओके, इसको आप यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। अगर मान लो कि अगर आपका इनफाइनाइट इनफाइनाइट हो, ठीक है, यहाँ पे एक इनफाइनाइट है, यहाँ पे एक इनफाइनाइट है, तो उसको आप प्लॉट नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है, ठीक है, अगर एक्स वाई की जगह आपका इनफाइनाइट है तो आप रिप्रेजेंटेशन उसका नहीं कर सकते, प्लॉट नहीं कर सकते, तो इनडायरेक्टली आप क्या करो, 1/f कर दो, 1 फंक्शन कर दो, ठीक है। अगर आपका 0 सॉरी ये है, ठीक है, तो आपका इनडायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा, 0 0 आपका आ जाएगा एक्स एंड वाई की जगह, तो आप कर सकते हो ना, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन है टाइम डोमेन के अंदर कि हाँ चलो आप एनालिसिस करते हो तब आपका कोई इनफाइनाइट नंबर आता है या इनफाइनाइट यूनिट आता है तो उसको आप रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, या उसका ये एक मेन लिमिटेशन है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन यूज करते हैं। फ्रीक्वेंसी डोमेन यूज क्यों करते हैं, ये इक्वेशन फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम कैसे गए, क्योंकि हमारे पास टी का इक्वेशन है, टी इज इक्वल टू 1/f, इसकी वजह से हम किसके लिए गए, फ्रीक्वेंसी डोमेन के ऊपर शिफ्ट हो गए मेनली हमारा। अब फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर हम शिफ्ट तो हो गए, लेकिन जो भी हमारा सिग्नल जो फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर रिप्रेजेंट होता है तो उसको कुछ बोला जाता है, वो है लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब उसके टू वेज है, अगर लाइन ये जो भी आप फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर उसको रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हो तो उसके लिए भी क्या है, दो टाइप्स है। एक तो है आप एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी के अंदर उसका लाइन स्पेक्ट्रम को रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, दूसरा है फेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये दो टाइप है जो ये है। टाइम डोमेन के अंदर तो आपको पता है कि हाँ चलो वोल्टेज करंट जो भी आपका वेवफॉर्म है, ठीक है, उसके वर्सेस आप टाइम के रिस्पेक्ट में इसको वेवफॉर्म आपने ड्रॉ कर दिया। बट व्हाट अबाउट लाइन स्पेक्ट्रम, ओके, अब लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओके, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ एम्पलीट्यूड लिखा हुआ है। यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड लिखा हुआ है, ठीक है। अब होगा क्या वो सुन लो,
यहाँ पे जितना एम्पलीट्यूड होगा ना, ठीक है, वहां पे भी आपका उतना ही एम्पलीट्यूड होगा। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा है, F0। ओके, अब ध्यान से समझना कि F0 जो भी आपका होगा वो आपको दिया गया होगा 4 हर्ट्ज, 5 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज, जो भी आपका फ्रीक्वेंसी होगा वो आपको दिया गया होगा। कंसिडर दिस इज 10 हर्ट्ज। ओके, तो आप फ्रीक्वेंसी के यहाँ पे क्या लिखोगे, 0 1 2, यहाँ पे आप लिखोगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे F0 की जगह मान लो कि 10 है। ओके, और जो आपका टाइम डोमेन के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको क्या बोला जाता है, मैग्नीट्यूड, सॉरी एम्पलीट्यूड। जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, लाइक यहाँ पे ये जो भी है, ओके, पीक वैल्यू, क्योंकि उसको क्या बोला जाता है, एम्पलीट्यूड बोला जाता है ना। एम्पलीट्यूड मीन्स वेवफॉर्म्स मैक्सिमम वैल्यू। ओके, और अगर आप दूसरा कंसिडर करना चाहते हो, टर्मिनोलॉजी के अंदर देखते हो, तो पिक टू पिक वैल्यू क्या होती है, पिक टू पिक वैल्यू वो क्या होती है कि जो भी आपका साइनोसॉइडल वेवफॉर्म के अंदर पॉजिटिव से मैक्सिमम जो भी है और नेगेटिव से मैक्सिमम जो भी है उसको पिक टू पिक वैल्यू बोला जाता है। अगर हम कंसिडर कर लो कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे -5 है, तो पिक टू पिक वैल्यू क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक, ओके, तो यहाँ पे F0 की जगह यहाँ पे जो आपको एम्पलीट्यूड दिया गया है वो किसका एम्पलीट्यूड होगा, इसका एम्पलीट्यूड। ओके, वैसे ही मान लो कि 2F0 है, 3F0 है, जो भी आपका ये नहीं, ये कंसीडर मत करो, ये तो सिर्फ F0 का फ्रीक्वेंसी है। अब मान लो कि 2F0, मान लो कि यहाँ पे आपका क्या है, F0 की जगह 10 है, तो 10 हर्ट्ज हुआ। 2 × 10 कितना हुआ, 20 हर्ट्ज। तो 20 हर्ट्ज के लिए आपका यहाँ पे जो भी आपका वेवफॉर्म होगा उसका एम्पलीट्यूड जो भी होगा वो इस तरह से आप रिप्रेजेंटेशन करोगे। वैसे आप आगे का जो भी है वो आप रिप्रेजेंटेशन करते जाओगे। अब बात आती है कि फेज स्पेक्ट्रम के बारे में। फेज स्पेक्ट्रम के अंदर आपका क्या होगा कि आपका वेवफॉर्म जो भी होगा ना, ओके, वो आपका साइनोसॉइडल होगा तो अपर साइड होगा। ओके, अगर यहाँ पे आपका नेगेटिव में अगर आपका ये वाला है पार्ट, ओके, तो वो आपका इस तरह रिप्रेजेंटेशन होगा। ये फेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका फेज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके, तो ये इस तरह से आपका फेज, आपका स्पेक्ट्रम उसको बोला जाता है। ओके, स्पेक्ट्रम मतलब वैल्यूज नहीं है कि क्या नेगेटिव पॉजिटिव पता है उसमें वैल्यूज नहीं है, लाइक आप लिखते हो ना साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में आपका आएगा एम, जो भी आपका होगा ये आपका पॉजिटिव जितना, लाइक मान लो कि 45 डिग्री है, जो भी है वो उसी तरह से यहाँ पे होगा। अगर मान लो कि -5 है तो उसी तरह से यहाँ पे आपका नेगेटिव में आपका जाएगा, और कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, अब टाइम डोमेन जो ये वाला है ना, ये टाइम डोमेन जिसके अंदर आपने देखा कि एम्पलीट्यूड है, पिक टू पिक वैल्यू है, या क्या बोलते हैं वो है। ओके, मेनली आप टाइम डोमेन में वेवफॉर्म को ड्रॉ करते हो तो आपको एग्जैक्टली मिलता क्या है, आपको मिलता है शेप ऑफ साइज, शेप ऑफ सिग्नल कि ये किस शेप के अंदर है। दूसरा है फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कैसे मिलेगा, 1/t करके। ओके, उसके बाद टाइप ऑफ सिग्नल, टाइप ऑफ सिग्नल यानी क्या, देखो ये है साइनोसॉइडल। ओके, कोसाइन वेव के अंदर आप क्या करते हो कि 90 डिग्री पहले आप ड्रॉ करते हो। ओके, तो इस तरह से आपको वेवफॉर्म मिल गया। ठीक है, तो उसके ऊपर से आपको क्या मिलेगा कि आपका सिग्नल कौन सा है, साइन वेव है या कोसाइन वेव है। ठीक है, अब उसके बाद 1 साइकिल पीरियड। अब नॉर्मली क्या होता है कि जो भी आपका टाइम डोमेन के अंदर आप रिप्रेजेंटेशन करते हो ना, ओके, वो ऑलमोस्ट पीरियोडिक है, ऐसा आप कंसिडर कर लो। नॉन पीरियोडिक भी होता है, ऐसा नहीं है, बट अभी कंसिडर कर लो कि आपके पास पीरियोडिक है। तो पीरियोडिक के अंदर आपका एक साइकिल खत्म होने के लिए कितना टाइम लगता है वो तो आप इजीली पता लगा लोगे ना। ओके, तो उसके ऊपर से क्या मिला, 1 साइकिल पीरियड। पीरियड यानी क्या, आप नॉर्मली जब भी आप बुक के अंदर देखोगे या कहीं पे पढ़ोगे ना, तो आपका यहाँ पे टी लिखा हुआ होगा, कैपिटल टी। तो वो इनडायरेक्टली एक साइकिल का पीरियड को रिप्रेजेंटेशन करता है। ठीक, अब दूसरा है कि फोरियर रिप्रेजेंटेशन।
अब फोरियर क्या हुआ, हमने ऐसा बोल दिया कि जो भी आपका फ्रीक्वेंसी के अंदर रिप्रेजेंटेशन होगा इस तरह का कुछ, ये एक फ्रीक्वेंसी है, ये यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी है, एक तीसरा एक फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो आप क्या करते हो कि जो भी आपका फोरियर रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, ओके, वो एज अ फोर सिग्नल के अंदर क्लासिफाइड होता है। ठीक है, अब सिग्नल तो हमें अभी तक ये पता है कि चलो सिग्नल हमने अभी तक पढ़ा, उसके अंदर हमने ये देखा कि कोई कंटिन्यूस सिग्नल होगा, डिस्क्रीट सिग्नल होगा, उसके अंदर भी आपका कुछ पीरियोडिक सिग्नल आ गया या नॉन पीरियोडिक सिग्नल आ गया, या उसको अपीरियोडिक सिग्नल भी बोला जाता है। ठीक है, तो उसके ऊपर से हमने कुछ क्लासिफिकेशन किया है। तो पहला है कंटिन्यूस टाइम पीरियड सिग्नल। ठीक है, तो फोरियर रिप्रेजेंटेशन डायरेक्टली फोरियर रिप्रेजेंटेशन के अंदर आप कर सकते हो। पहले वाला सिग्नल जिसके अंदर आपका पीरियोडिक भी है और कंटिन्यूस टाइम सिग्नल भी है। दूसरा आ गया कि कंटिन्यूस तो है लेकिन नॉन पीरियोडिक है, देखिए उसको भी आप किसके अंदर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, फोरियर सीरीज के अंदर। तीसरा है डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल। डिस्क्रीट यानी क्या, कि आपको पर्टिकुलरली क्या मिलता है कि जो वेवफॉर्म आपके पास होगा ना, उसको अंदर आपको पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे सिग्नल की वैल्यू मिलेगी। ओके, ये एक 4 है तो यहाँ पे नेगेटिव में चला गया, 5 है तो नेगेटिव में चला गया, 6 है तो वो नेगेटिव में चला गया। यानी इस तरह का आपको वेव फॉर्म मिलता है। ठीक है, तो ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हो गया। तो डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल, पीरियोडिक यानी ये जो भी आपको साइनसोइडल जो आप डिस्क्रीट के अंदर ड्रॉ करते हो वो। नॉन पीरियोडिक यानी क्या, कि जो अपने आप को वापस रिपीट नहीं करता। लाइक ये है, ये इतना कर दिया, उसके बाद मान लो कि ऐसा कोई सिग्नल डिस्टॉर्टेड सिग्नल आ गया, तो ये अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा ना, तो उसको क्या बोला जाएगा, नॉन पीरियोडिक। तो ये तो आपको पता चल गया कि हाँ चलो ये दोनों सिग्नल क्या है। लेकिन उसके लिए जब आप फोरियर रिप्रेजेंटेशन करते हो तो उसके अंदर किस तरह रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज के अंदर, और ये भी आपका डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज ट्रांसफॉर्म के अंदर करना पड़ेगा। अभी आपको पता है कि चलो फोरियर सीरीज कुछ होगा कि जिसके अंदर आपका क्या होगा कि कुछ कैलकुलेशन जैसा होगा, मैथमेटिकल कोई इक्वेशन होगा, बट वी डोंट नो अबाउट फोरियर ट्रांसफॉर्म। ओके, ये दोनों चीजें याद रखना, फोरियर फोरियर सीरीज अलग है और फोरियर ट्रांसफॉर्म अलग है, दोनों चीजें अलग अलग है। वो आगे जाके जो भी टॉपिक्स आएंगे उसके अंदर हम देखेंगे, बट इतना अभी याद रखो। अभी मेन आता है क्या, फोरियर सीरीज। ठीक है, अब उसके लिए हमने क्या लिखा, कंटिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज। ठीक है, अभी हम पढ़ने वाले क्या है कि सिर्फ कंटिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वाई वी नीड फोरियर सीरीज। अगर हमें फोरियर सीरीज यूज करना है तो हमें पता तो चले कि हाँ चलो ये हम यूज करें तो उसका मेन बेनिफिट क्या है, उसका एडवांटेजेस क्या है। तो जो भी आपका मेनली क्या है कि साइन वेव एंड कोसाइन वेव है, ओके, वो क्या है कि बेसिक बिल्डिंग फंक्शन है इसके लिए, पीरियोडिक सिग्नल के लिए, एनी पीरियोडिक सिग्नल के लिए। इन द सेंस कि अगर आप पीरियोडिक सिग्नल के लिए आप फोरियर सीरीज ले रहे हो तो वो किससे बनता है, ये पीरियोडिक सिग्नल है उसका आप क्या कर रहे हो, आप फोरियर सीरीज निकाल रहे हो। ओके, तो फोरियर जो भी सीरीज है तो इसके लिए कैसे बनेगा कि फोरियर सीरीज इनडायरेक्टली दो पार्ट से बनता है, एक है साइन वेव एंड दूसरा है कोसाइन वेव, सॉरी वेव नहीं, कोसाइन एंड साइन के टर्म से बनता है। यानी जो भी आप आगे जाके देखोगे ना, मेनली फोरियर सीरीज का कोई इक्वेशन आप पढ़ोगे, उसके अंदर आपको कौन से टर्म मिलेंगे, साइन वेव एंड कोसाइन वेव के टर्म्स मिलेंगे, जो किसके लिए जरूरी है, किसी भी पीरियोडिक सिग्नल को बिल्डिंग फंक्शन यानी उसको बनाने के लिए जरूरी है। ओके, अब that means any periodic signal is basically consist of sine waves having different amplitude यानी क्या, maximum value, okay, of different frequency, okay, वो भी आपको पता है, okay, and having different relative phase shift, okay, phase shift हुआ, ठीक है, तो वो भी आपका उसके अंदर कवर अप होगा। Fourier series represents a periodic waveform in the form of sum of infinite number of what
मैंने जैसे बोला कि इन दोनों का क्या होगा, समेशन होगा। ओके, तो समेशन भी आप जैसे बोलते हो कि हम तो जैसे हमने बोला कि जो भी आपका फोरियर सीरीज बनेगा वो साइन एंड कोसाइन वेव के टर्म से बनेगा, ठीक है। बट हम जैसे समेशन करते हैं तो समेशन के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह का सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। कुछ सिग्मा इस तरह को कोई सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या लिखते हो, आई इज इक्वल टू 0 टू डिफाइनाइट नंबर। डिफाइनाइट यानी क्या, कि आप डिफाइन कर रहे हो कि 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, जो भी आप डिफाइन करते हो, तो उतना लिमिट तक आप क्या कर सकते हो, उसका समेशन कर सकते हो। लेकिन फोरियर सीरीज में आप क्या कर सकते हो, इनफाइनाइट नंबर तक आप साइन एंड कोसाइन वेव के टर्म्स में उसका समेशन कर सकते हो। किसके लिए, पीरियोडिक सिग्नल, पीरियोडिक वेवफॉर्म को फोरियर सीरीज में रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। पता चला है? यस ओके, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल इन अ टाइम डोमेन सीरीज फॉर्म। ओके, अब ये वाला क्या है कि जो भी आप फोरियर सीरीज का रिप्रेजेंटेशन करोगे ना, वो इनडायरेक्टली टाइम डोमेन सीरीज फॉर्म्स के अंदर होगा। कैसे, कि आप जो भी इक्वेशन लिखोगे ना, उसमें ऐसा नहीं लिखोगे कि आपका क्या बोलते हैं, साइन ऑफ टू यानी F0t ऐसा नहीं लिखोगे, सॉरी F0 नहीं लिखोगे, 2π/ft इस तरह के टर्म्स में होगा। यानी आपका टाइम के अंदर आपका इक्वेशन के टर्म्स आपको मिलेंगे, इसीलिए इसको क्या बोला गया है कि इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल इन दी टाइम डोमेन सीरीज फॉर्म, ठीक है। फोरियर सीरीज इज द टूल यूज्ड टू एनालाइज एनी पीरियोडिक सिग्नल, वो तो पता चल गया। आफ्टर द एनालाइज वी ऑब्टेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जैसे हमें हमने पहले एक दो स्लाइड पहले देखा था कि यहाँ पे हमें कुछ टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन करने के बाद ये सारी चीजें मिलती है। तो फोरियर सीरीज के अंदर आपको क्या चीजें मिलेगी, व्हाट ऑल द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आर प्रेजेंट इन सिग्नल, कि जो भी आपके पास सिग्नल है उसके अंदर फ्रीक्वेंसी के सारे कंपोनेंट प्रेजेंट है। दूसरा है देयर एम्पलीट्यूड, ओके, यानी जो क्या बोलते हैं, लाइक ये वाला देखो, ओके, ये एक है, ठीक है, तो उसके अंदर आपको क्या मिला, ये फ्रीक्वेंसी मिला ना, सॉरी फ्रीक्वेंसी F0 पे एम्पलीट्यूड मिला ना, वो आपको मिल गया। आफ्टर देन द रिलेटिव फेज डिफरेंस, ओके, बिटवीन दिस फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। जैसे हमने बोला कि हमारा जो भी क्या बोलते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, वो आपका फेस के अंदर भी है ना, ठीक है। इसकी वजह से आपका क्या मिला कि आपको फेस डिफरेंस भी मिल सकता है, ठीक है। दो फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे F0 है, ओके, तो यहाँ पे भी F0 होगा, तो ये वाला है, ठीक है, उसके लिए ये फेज है। 2F0 के लिए ये आपको फेज मिला, तो इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस कैसे निकालोगे, ये वाला फेज माइनस ये वाला फेज, ओके, तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि आपको फेज डिफरेंस भी मिल सकता है। ऑल द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आर नथिंग एल्स बट साइन वेव एट दोज फ्रीक्वेंसीज, ओके, उस उनकी जो भी फ्रीक्वेंसी होगी ना, ओके, तो उसके लिए आपको क्या मिलेगा, साइन वेव्स के लिए आपको उसकी फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, ओके। अब ये इतना हमें क्या पता चलता है कि हम फोरियर सीरीज यूज करते हैं तो हमें इतना कुछ मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं। There are three types of Fourier series used for analyze a periodic signal. Okay, trigonometric Fourier series, polar Fourier series, and exponential Fourier series. ठीक है। अब हमें इतना पता चल गया कि फोरियर सीरीज क्या है, इनडायरेक्टली साइन एंड कोसाइन वेव के टर्म्स के अंदर आपको समीशन मिलता है जो इनफाइनाइट नंबर तक आप कर सकते हो, ओके। लेकिन उसके अंदर भी आपका क्या है, पीरियोडिक सिग्नल के एनालिसिस के लिए अगेन थ्री टाइप्स है, ट्रिगोनोमेट्रिक फोरियर सीरीज, पोलर एंड एक्सपोनेंशियल। अब ये देखते हैं कि ये तीनों क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फोरियर सीरीज के बारे में लिखा हुआ है, ओके। अब हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे, थियरी पढ़ रहे थे, ओके। अब हम कहाँ पे जा रहे हैं, मैथमेटिकल स्टेप्स के ऊपर जा रहे हैं, ओके। ये चलो ट्रिगोनोमेट्रिक है, ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फोरियर सीरीज के लिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है।
अ पीरियड सिग्नल एक्स ऑफ टी। ओके, अब ये याद रखना कि हम जो पीरियोडिक सिग्नल उसको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए एक्स ऑफ टी यूज कर रहे हैं। ओके, विथ पीरियड ऑफ टी जीरो। ओके, यानी कंसिडर कर लो कि आपके पास कोई साइन वेव है, ठीक है, तो उसको आपने क्या बोल दिया, एक एक्स ऑफ टी बोल दिया। अब उसका पीरियड क्या है, टी जीरो है। यहां से लेके यहां तक आपका टाइम कितना है, टी जीरो है। इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रिगोनोमेट्रिक फोरियर सीरीज। ओके, अब ऐसा मत कंसिडर करना कि ये एक्स ऑफ टी है तो ये साइनोसॉइडल ही होगा, कोई भी हो सकता है, बट होना क्या चाहिए, पीरियोडिक होना चाहिए। अपने टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को वो रिपीट करना चाहिए, कितना है। ओके, उसका कंडीशन है। अब ट्रिगोनोमेट्रिक फोरियर सीरीज के अंदर आपका क्या है, एक ये स्टैंडर्ड आपको इक्वेशन याद रखना पड़ेगा कि एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए जीरो, ओके, प्लस n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an cos n ओमेगा 0 t प्लस n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn sin ओमेगा सॉरी n ओमेगा 0 t। अब यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है a जीरो है, an है, bn है, वो इनडायरेक्टली क्या है, आपके फोरियर के कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट यानी क्या, कोई कांस्टेंट वैल्यू आपको दी जाएगी कि हाँ चलो ये कोएफिशिएंट है तो उसकी ये वैल्यू, ये कोएफिशिएंट है तो उसकी ये वैल्यू। ओके, अब बट व्हाट अबाउट दिस। ओके, अब ओमेगा आपको पता है ओमेगा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी नहीं, हाँ फ्रीक्वेंसी, लेकिन कौन सी फ्रीक्वेंसी, ओमेगा नॉट, कुछ आता था ऐसा कुछ आपके मशीन के अंदर या ऐसा कुछ, ओमेगा नॉट आता है इसका, उसका इक्वेशन याद है, एंगुलर वेलोसिटी ऐसा कुछ आपका आता था। याद नहीं। इनडायरेक्टली जो भी आपका ओमेगा जीरो है ना, ओके, उसको आप इस तरह रिप्रेजेंट करते थे। ओके, नॉर्मली आपका क्या होता था, ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा, साइन ऑफ ओमेगा डी, साइन ओमेगा डी ऐसा आप लिखते थे, ठीक है। और उसके अंदर जो भी आपका ओमेगा होता था ना, उसको आप क्या लिखते थे, 2 पाई एफ लिखते थे ना। तो ये इनडायरेक्टली क्या है, वो इनडायरेक्टली यही ओमेगा है। ओके, तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, तो 2 पाई एफ जीरो से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे टी तो नहीं है ना। देखो यहाँ पे टी है, लेकिन सिर्फ ओमेगा जीरो की वैल्यू क्या आएगी, 2 पाई एफ जीरो आएगी ना। अब एफ जीरो इनडायरेक्टली क्या, एफ इज इक्वल टू 1/t। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 2 पाई/t0 लिख सकते हो ना। यानी कि अगर आप जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक फोरियर सीरीज से इसका रिप्रेजेंटेशन करोगे, जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा, कॉस ऑफ n ओमेगा 0 t मिलेगा, और उसके अंदर जो भी आपको ओमेगा 0 होगा उसकी जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2 पाई/f0 t लिखना पड़ेगा। कब, अगर आपको एग्जाम्पल जो भी आप करोगे या जो भी आप पढ़ोगे उसके अंदर आपको ओमेगा 0 की वैल्यू डायरेक्टली नहीं दी गई होगी, आपको ऐसा बोला गया होगा कि फ्रीक्वेंसी इतना है या टाइम इतना है। ओके, इनिशियल टाइम जीरो, t0 टाइम। ओके, अगर आपको इस फॉर्म में दिया गया होगा तो ही आपको कन्वर्ट करना है, बाकी ओमेगा 0 की वैल्यू दी गई होगी तो डायरेक्टली ओमेगा 0 वैल्यू की कंसिडर कर लो और आगे का जो भी है वो कैलकुलेशन करते जाओ। ठीक है, ये सारी चीजें किसके अंदर यूज होगी, आपका एक क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल के अंदर ही यूज होगा। ऐसा बोल दिया जाएगा कि एक पर्टिकुलरली आपका क्या है, एक आपका वेव फॉर्म है, उसका कुछ ओमेगा 0 का वैल्यू ये है, a0 an एंड bn का वैल्यू ये है, तो आप x ऑफ t फाइंड आउट करो, तो आप इजीली कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे इसका प्रूफ जैसा कुछ दिया गया है, सॉरी प्रूफ नहीं है, जहाँ पे a0 जो हमने बोला ना, ओके, a0 an एंड bn कोएफिशिएंट है, उसकी कुछ फिक्स वैल्यू होगी। ओके, तो उसके लिए भी उन लोगों ने वापस से इक्वेशन दे दी है, a0 इज इक्वल टू 1/t0, t टेंस टू t प्लस t0 x ऑफ t dt। ठीक है, तो t+t+t0 यानी क्या, कि आपका वेवफॉर्म कौन से वहां से आपका स्टार्ट हुआ, जैसे कंसिडर दिस, ये एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है, ठीक है, इसका टोटल टाइम आपके पास t0 है। ओके, आप नॉर्मली लिमिट कहाँ से लगाते हो,
0 से लेके t0 तक ना। ओके, वैसे ही यहाँ पे लिमिट क्या है, t टू t प्लस t0, यानी पर्टिकुलरली कोई टाइम इंस्टेंस से आपको अगर वेव फॉर्म आपका स्टार्ट होता है, ओके, वहां से लेके आपका, अगर मान लो कि यहाँ पे आपका वेव फॉर्म खत्म होगा, ऐसा आप करते हो ना, लाइक मान लो कि इस तरह वेव फॉर्म यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह आपका क्या हुआ, यहाँ पे खत्म हो, तो यहाँ पे t प्लस t0 टू t, ओके, यानी इस तरह का आपको जो वेवफॉर्म दिया गया होगा ना, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इसकी लिमिट कितनी आएगी। ठीक है, एक्स ऑफ टी तो क्या है, इनडायरेक्टली क्या है, आपका वेवफॉर्म है ना, वेवफॉर्म सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है। एक्स ऑफ टी आपका साइन ऑफ ओमेगा टी भी हो सकता है, कॉस ऑफ ओमेगा टी भी हो सकता है, ट्रायंगुलर फंक्शन भी हो सकता है, जो भी आपको फंक्शन दिया जाएगा, जो भी आपको वेवफॉर्म दिया जाएगा, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। ठीक है, this is show that a0 is the average value of x of t. It is also called as dc component of x of t. ठीक है, चलो दूसरा है कि द वैल्यू ऑफ an, जो आपको यहाँ पे an का वैल्यू है उसकी बात कर रहे हैं, 2 by t0, t tends to t plus t0, x of t cos of n omega 0 t, ओके, ये an का वैल्यू है। ठीक है, जो आपको याद रखना पड़ेगा। थर्ड है आपका द वैल्यू ऑफ bn, तो उसके अंदर साइन ऑफ n ओमेगा 0 t आपका सिर्फ डिफरेंस है, बाकी का सेम ही है। ओके, अब ये इतना लिखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि हाँ चलो, मेरे पास जो इक्वेशन था ना, ओके, उसको मैं एक्सपांड करूंगा। ठीक, यहाँ से मैंने n इजिकल टू 1 टू इंफिनिटी, जहाँ पे n क्या है, यहाँ पे an है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, a1 cos ऑफ 1 ओमेगा 0 t लिख सकता हूँ, प्लस a2 cos ऑफ 2 ओमेगा 0 t, प्लस आप जैसे जैसे इंक्रीज करवाते जाते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी तरह से आपको क्या मिला, a1 cos ऑफ ओमेगा 0 t, a2 cos ऑफ 2 ओमेगा 0 t मिला। ओके, उसी तरह हमने क्या किया, साइन को भी एक्सपांड किया। ओके, तो इसके अंदर हर एक जो भी आपका टर्म है ना, उसको डिफाइन किया गया है। कैसे, यहाँ पे देखो a0 है तो उसकी dc वैल्यू x ऑफ t है, सॉरी dc वैल्यू x ऑफ t से a0 रिप्रेजेंटेशन किया गया है, जो यहाँ पे लिखा हुआ था, देखो, है ना। दूसरा है ये फंडामेंटल कॉस ऑफ, सॉरी a1 cos ऑफ ओमेगा 0 t, विच इज फंडामेंटल टर्म, बट यहाँ पे लिखा है सेकेंड हार्मोनिक, ये कैसे आया वो समझो। देखो नॉर्मली आपका हमारा जो भी इंडिया का फ्रीक्वेंसी होता है वो कितना है, 50 हर्ट्ज है। ओके, हार्मोनिक का डेफिनेशन क्या है, हार्मोनिक हाँ, उसमें रिपीट करता है किसमें, और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर रिपीट करता नहीं, हार्मोनिक यानी क्या, कि मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी 50 हर्ट्ज। है। ठीक है, मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी क्या, कि अगर आपका सेकंड हार्मोनिक है, ठीक है, तो आप, चलो मैं कंसिडर कर लेता हूँ, ओके, कि एक साइनोसॉइडल ये है जो 50 हर्ट्ज का है। ठीक है, 1/50 कितना होता है, 0.02। ओके, तो यहाँ पे हम टाइम डोमेन में रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे 0.02 लिख दूंगा। उतना ही अगर आपको क्या मिला, आपका सिस्टम के अंदर आपको कुछ सेकंड हार्मोनिक टर्म मिला है, सेकंड हार्मोनिक है ऐसा बोलते हो, तो उस कंडीशन में आपका ये जो भी होगा, ओके, वो इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, इस तरह आपका आ जाएगा। ओके, मल्टीपल ऑफ दिस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ओके, यानी इनडायरेक्टली हम ये समझ रहे हैं कि हार्मोनिक हमारे लिए हार्मफुल तो है, वो हमको पता है। ठीक है, व्हाट अबाउट एक्चुअल हार्मोनिक, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हार्मोनिक, दैट योर फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, सॉरी फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज है। ओके, तो वहीं का वहीं फ्रीक्वेंसी, वहीं का वहीं एम्पलीट्यूड होगा, बट वो क्या हो जाएगा, दो, सॉरी 0.02 सेकंड के अंदर दो साइकिल आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जहां पे आपकी एक ही साइकिल कंप्लीट हो रही है। थर्ड हार्मोनिक होगा तो उतना ही टाइम, लेकिन
3 साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। वैसे आपका 4 5 6 जो भी आपका होगा उसी तरह से आपका इंक्रीज होता जाएगा। अब सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे कॉस का टर्म है तो आपका 90 डिग्री पहले से आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फंडा मेन जो भी हमने समझा, ठीक है, वो सेम ही रहेगा, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। वैसे ही आपका मैंने साइन का ही समझाया तो वो भी आपका यहाँ पे भी सेम ही रिपीट होगा, ठीक है। तो ये आपके टर्म्स है कि ये आपका A0 DC वैल्यू क्यों होगा, क्योंकि एक कांस्टेंट वैल्यू आपको मिलेगी, जो भी आपका फाइनल का आंसर होगा ना तो आपका एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा, इसीलिए इसको DC वैल्यू बोला गया है। फंडामेंटल सेकंड हार्मोनिक, फंडामेंटल कंपोनेंट फॉर साइन वेव एंड सेकंड हार्मोनिक फॉर साइन वेव, ओके, जैसे आपका होता जाएगा। ये हो गया किसके लिए, सिर्फ जो भी हमारा पीरियोडिक सिग्नल है उसको ट्रिगोनोमेट्रिक फोरियर सीरीज के अंदर आप रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हो उतना ही है। अब व्हाट अबाउट पोलर, ओके, इसमें वो कितने हार्मोनिक तक जाना पड़ता है एक्सप्रेस करते हो? जितने हार्मोनिक है यानी देखो नॉर्मली क्या होता है कि मुझे जहां तक पता है ना तो लोअर हार्मोनिक होता है एंड हायर हार्मोनिक होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट जो भी आपको हार्मोनिक मिलते हैं ना, ओके, वो ऑड ऑर्डर के अंदर मिलते हैं, 3 5 7 9, ओके, एक्चुअल प्रैक्टिस के अंदर। अब जो आपके 10 के लेस देन आपके हार्मोनिक मिलते हैं ना उसको बोला जाता है लोअर हार्मोनिक, ओके। एंड हायर हार्मोनिक यानी क्या, 13 15 17, ओके, ऐसे जो हार्मोनिक होते हैं वो होते हैं। अब अगर आपको ये जानना है कि चलो हार्मोनिक तो आपके पास सिस्टम के अंदर आ गए किसी भी चीज की वजह से, स्विचिंग की वजह से या किसी और डिस्टरबेंस की वजह से आपके आ गए, तो दो चीजें होती हैं, आप क्या करते हो, फिल्टर यूज करते हो, ओके। लो पास फिल्टर हो गया, हाई पास फिल्टर हो गया, जितने भी फिल्टर हो गए, जो आप फिल्टर यूज करते हो तो उसके यूज से होगा क्या कि आपके हायर हार्मोनिक्स ही रिमूव होंगे, पता चला। जो भी आपके हायर हार्मोनिक सिस्टम के अंदर होंगे वो आपके रिमूव हो जाएंगे। बट व्हाट अबाउट लोअर हार्मोनिक्स, ओके। तो आप फिफ्थ सेमेस्टर में हो ना, तो फोर्थ का खत्म हो गया अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पीडब्ल्यूएम पता है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन ऐसा कुछ आता था। हाँ सर। तो पीडब्ल्यूएम के यूज से जो लोअर हार्मोनिक्स होते हैं ना उसको रिमूव किया जाता है सिस्टम के अंदर। आपको टोटली हार्मोनिक फ्री आपको सिस्टम बनाना है, ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पीडब्ल्यूएम का भी यूज करना पड़ेगा, फिल्टर का भी यूज करना पड़ेगा, वो दोनों आपको यूज करने पड़ेंगे तो ही आपका वो रिमूव होगा। तो ये हार्मोनिक का चीज है, क्योंकि एक्चुअल कंडीशन में देखने के लिए जाते हो ना, बट एक्चुअल कंडीशन में कोई भी ऐसा आइडियल सिस्टम नहीं बना जिसके अंदर 0% था, आपको 100% नहीं होगा, प्रैक्टिकली वो पॉसिबल है। लेकिन हाँ अभी भी रिसर्च उसके ऊपर चल। आफ्टर दैट इफ वी टॉकिंग अबाउट पोलर सीरीज, तो पोलर सीरीज के लिए क्या होगा, आपका इक्वेशन चेंज हो जाएगा, ओके। हर बार देखना यहाँ पे एक्स ऑफ टी है, एक्स ऑफ टी है क्या हमारा इसका सिग्नल जो हमने साइन वेव है या कोसाइन वेव है, बस उतना होना चाहिए कि वो पीरियोडिक है। दिस फोरियर सीरीज डिराइव फ्रॉम ट्रिगोनोमेट्रिक फोरियर सीरीज by sorry by combining sine and cosine terms of same frequency। अब हुआ क्या वो चीज़, अगर हमने यहाँ पे सही से ये सारी चीजें सीख ली तो ट्रिगोनोमेट्रिक जो भी सीरीज है वो हमें पता चल जाए। तो हम इसके ऊपर जा रहे हैं पोलर फोरियर सीरीज। तो पोलर फोरियर सीरीज के वहां पे आने के बाद हमें ये पता चला कि पोलर फोरियर सीरीज किसके ऊपर से आ रहा है, ट्रिगोनोमेट्रिक फोरियर सीरीज के ऊपर से ही आ रहा है, ठीक है। बट उसके अंदर हम क्या करें कि सिर्फ साइन वेव एंड कोसाइन वेव जो भी है ना उसको सिर्फ कंबाइन कर रहे हैं। ओके, कैसे कंबाइन कर रहे हैं यहाँ पर देखो, x of t is equal to c0, okay, c0 is equal to what, average value of x of t, average value of x of t यानी क्या, t, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा ना एवरेज वैल्यू ऑफ x of t ही लिखा हुआ c0 में, यानी ये c को आप डायरेक्टली a0 भी ना तो भी चलेगा, ठीक है, प्लस समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी cn, cn क्या हो गया, an एंड bn का होल a स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर
square of a square plus b square into cos of n omega 0 t plus phi ठीक है। अब यहाँ पे इनडायरेक्टली हम अगर ध्यान से देखें ओके तो उन लोगों ने क्या लिखा है यहाँ पे फाइन लिखा है तो फाइन इनडायरेक्टली क्या है माइनस ऑफ टेन इनवर्स बी जीरो अपॉन ए ओके बट मेन जो चीज है उन लोगों ने क्या बोली कि साइन एंड कोसाइन वेव के टर्म्स को कंबाइन करना कंबाइन उन लोगों ने कैसे किया कि जो यहाँ पे हमें टर्म्स मिल रहे थे ये ए एन है ये बी एन है ठीक उसको मल्टीप्लाई सॉरी मल्टीप्लाई तो नहीं बोल सकते उसको एक ही टर्म में यहाँ पे लिख दिया ओके और cos ऑफ n ऑफ ओमेगा टी सॉरी n ओमेगा 0 t प्लस पाई लिखा हुआ है अब नॉर्मली मैथमेटिक्स के अंदर हमने पढ़ा होगा तो हमें ये याद है कि आप cos ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई लिखते हो तो कोई कोई ऐसा फंक्शन आपको पाई ऐसा मिलता है कि आप कोसाइन को साइन में कन्वर्ट कर सकते हो cos ऑफ ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री का 180 डिग्री का आपका साइन के अंदर कन्वर्जन हो जाएगा तो भले ही आपका फेस के ऊपर डिपेंड करता है कि माइनस साइन या प्लस साइन बट आप इनडायरेक्टली क्या कर रहे हो ये इक्वेशन देखिए ये दूसरे से फिक्स कर रहे हो कि हाँ चलो हमारा जो भी फंक्शन है वो साइन या कोसाइन से कन्वर्जन हो तो ये इनडायरेक्टली क्या है एज आप ये बोल सकते हो कि साइन एंड कोसाइन ठीक है ये इनडायरेक्टली आपका क्या है कि साइन एंड कोसाइन के साथ जो आपका प्रोडक्ट टर्म था वो आपको मिल गया जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर था उसके बाद सी जीरो तो मिल आपके मेन सिर्फ उतना किया है जो हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक के टर्म्स थे ना उसके सेकंड एंड थर्ड टर्म को सिर्फ लोगों ने मल्टीप्लाई कर या मर्ज कर कंबाइन कर ठीक है अब सेम पहले जैसा ही किया है कि हाँ चलो उसको एक्सपांड कर दिया तो उसके ऊपर से हमें ये कि एवरेज वैल्यू we can call as A0 or C0 whatever you want to say ठीक है यहाँ पे आपका फंडामेंटल जो भी टर्म है वो क्योंकि यहाँ पे 1 1 होगा सेकंड हार्मोनिक तो सेकंड आपका आ जाएगा थर्ड आपको हो जाएगा तो जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं ठीक है और जो भी आपको पोलर फूरियर सीरीज है ना उसको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कैसा किया गया है ठीक है यहाँ पे आपका ये वाला तो क्या है ये आपका टाइम डोमेन फंक्शन है क्योंकि जिसके अंदर पीरियोडिक सिग्नल विद टी जीरो टाइम लिखा हुआ है ठीक है अब यहाँ पे ये भी आपकी फ्रीक्वेंसी है वो भी आपने पहले देखी है कि चलो हाँ इसका एम्पलीट्यूड ये है इसका एम्पलीट्यूड ये है इसका एम्पलीट्यूड ये है तो उसको हमने किसके साथ कोरिलेट किया है पोलर फ्रीक्वेंसी फोरियर सीरीज के साथ अब वो कैसे होगा वो समझो कि यहाँ पे सी एन लिखा हुआ है अब सी एन की जगह आप 0 0 0 तो आपको सी जीरो वैल्यू मिलेगा ओके तो सी जीरो वैल्यू के लिए यहाँ पे एम्पलीट्यूड के फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर आप पोलर फूरियर सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उस टाइम की कंडीशन में आपको सी जीरो आपको रिप्रेजेंटेशन किस तरह करना पड़ेगा एफ जीरो फ्रीक्वेंसी पे आपको यहाँ पे ये सी वन वैल्यू टू एफ जीरो पे सी टू वैल्यू मिलेगा ओके अब ये कैसे आएगा वो समझो ठीक है यहाँ पे ओमेगा जीरो का आप एक्सपांड कर सकते हो क्या लिखोगे टू बाई एफ जीरो लिखोगे ठीक ठीक है फिर છોકરાઓ છે એ તો નહીં જ્યારે પ્રેઝન્ટ હશે ત્યારે એ બધું પ્રેઝન્ટ ન હોય એવું જ તમારે કશું કેવું નહીં એ કેમ
यहाँ पे आप क्या करते हो कि ओमेगा 0 को एक्सपांड करते हो। अरे यार, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो कि आप देख रहे हो ना, ठीक है, तो उसके अंदर आप ओमेगा 0 को कैसे करोगे, 2 पाई f0 करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे f0 आपको मिला, ठीक है, वैसे आपको यहाँ पे उसके लिए c1 मिला, ठीक, तो यहाँ पे लिखो 2 पाई f0 के लिए आपको यहाँ पे c1 मिलेगा। उसी तरह यहाँ पे आप करोगे तो यहाँ पे 2 पाई f0 तो कांस्टेंट है, लेकिन उसके साथ क्या मल्टीप्लिकेशन है, 2 मल्टीप्लिकेशन है, तो आप क्या लिखोगे 2f0 लिख सकते हो, उसके साथ यहाँ पे प्रोडक्ट है f0, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 2f0 के लिए c2, वैसे 3f0 के लिए c3, के लिए 4f0 के लिए c4, यानी इनडायरेक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं कि लाइन स्पेक्ट्रम के लिए लाइन स्पेक्ट्रम का यूज करके पोलर फूरियर सीरीज का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो भी आपको टर्म्स दिख रहा है ना, f0, 2f0, 3f0, 4f0, तो उसको क्या बोला गया है, स्पेक्ट्रम कंपोनेंट बोला गया, ठीक है। तो अगर आप एग्जाम में ऐसा लिखते हो ना कि हाँ चलो पूरा पूरा फोरियर सीरीज को आपने डिराइव कर दिया, उसके बाद जब भी आप ये कुछ लाइन स्पेक्ट्रम को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आप प्रूव कर रहे हो, तो उस टाइम आपको ये याद रखना है कि आपको ये लिखना है, ये सारे कंपोनेंट जो भी आपको दिख रहे हैं ना, उसको बोला जाता है स्पेक्ट्रम कंपोनेंट, एंड आपको यहाँ पे जो भी आपको C0, C1, C2, C3, C4 वो आपकी क्या है, ये आपके 9 स्पेक्ट्रम, ओके। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और f0 के अंदर जो भी आपका फंक्शन होगा ना, कि उसके अंदर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 5 1 है, 5 2 है, 5 3 है, तो उसी तरह यहाँ पे उसका फेज लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर आपको रिप्रेजेंटेशन उसी तरह किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे Cn क्या है, रियल पार्ट ऑफ Cn स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Cn स्क्वायर का वो है, ओके। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट क्या है, An एंड Bn है, ठीक है। अब An एंड Bn जो भी है उसको बोला जाता है रियल पार्ट ऑफ Cn एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ, ओके। तो बेसिकली जो भी आपका मेनली ये इक्वेशन है फाइन के ऊपर से हमें क्या मिलता है, मेनली आपका tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ सी एन डिवाइड बाय रियल पार्ट ऑफ सी एन, बराबर। यानी कि tan इनवर्स अगर आपको फाइव वन के लिए फाइंड आउट करना है तो tan इनवर्स ऑफ A1 अपन D1 करके जो भी आपको वैल्यू मिलेगा वो यहाँ पे आप इस तरह रिप्रेजेंटेशन करोगे, इसी तरह 5 2 5 3 5 4 जो भी आपको वैल्यू मिलता है उसी तरह आप रिप्रेजेंटेशन उसका करोगे, ठीक है। तो उसके बाद हमको ये पता चला कि थर्ड जो भी हमारा कोई टाइप है फोरियर सीरीज का वो एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज, ओके, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज Euler, sorry, from Euler equation you can write the exponential Fourier series, ठीक है। But what about exponential, okay, what is the term of exponential, कि मैथमेटिक्स के अंदर जो भी आपने किया होगा तो वहां पे आपने एक्सपोनेंशियल यूज किया, ओके। तो इनडायरेक्टली सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि एक्सपोनेंशियल आप ये भी लिखते हो e raised to x, एंड ये भी आप लिखते हो माइनस ऑफ एक्स, ओके, नेगेटिव एक्सपोनेंशियल एंड पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल। तो सिर्फ उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये इस टाइप का आपको ग्राफ मिलता है पॉजिटिव का, ओके, ये पॉजिटिव के लिए है। और ये नेगेटिव के लिए अगर आप कंसिडर करना चाहते हो तो इस तरह आपका डिक्रीमेंट मोड में आपको ग्राफ,
सिर्फ इतना अंडरस्टैंडिंग के लिए रख दो कि हाँ चलो एक्सपोनेंशियल क्या होता है। अब बात आती है कि एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज की मेन की बात कि हाँ चलो जो भी आपका ये तो पता चल गया कि फोरियर सीरीज जो भी होगा वो एक्सपोनेंशियल टर्म्स के अंदर आपका रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यूलर इक्वेशन आपके पास है कि cos ऑफ थीटा एंड sin ऑफ थीटा। ओके, इफ यू वांट यू कैन गूगल इट। जो भी आपका cos थीटा का यूलर इक्वेशन जो भी होगा वो ये आपको मिलेगा e रेज टू जे थीटा प्लस e रेज टू माइनस ऑफ जे थीटा डिवाइड बाय 2। एंड साइन थीटा का क्या है e रेज टू जे थीटा माइनस ऑफ e रेज टू माइनस ऑफ जे थीटा बाय 2। ओके, अब आपके पास ये दो टर्म्स हैं। ओके, तो ये आप टर्म अभी आपके याद रखो। उसके बाद क्या है कि एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंफिनिटी टू प्लस ऑफ इंफिनिटी। ओके, देखो पहले जो भी आपने, हाँ ये मेन डिफरेंस है कि आपका जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक है तो 1 to infinity लिया। आफ्टर देन जो भी आपका मेनली पोलर फोरियर है वो भी आपका n इक्वल टू 1 to infinity लिया। बट इफ यू कंसिडर फॉर एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज, ओके यहाँ पे देखो आपका जो भी मेनली लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस ऑफ इंफिनिटी। ओके, तो ये एक डिफरेंस है, ये याद रखना। इंटू सी एन ई रेस टू जे 2 पाई एफ एन, सॉरी 2 पाई एन टी बाई टी जीरो। ओके, तो ये इनडायरेक्टली क्या है, एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज का मेन इक्वेशन। बट व्हाट अबाउट सी एन? ओके, सी एन की वैल्यू है 1/t0 टी टू टी प्लस टी जीरो एक्स एन इंटू ई रेस टू माइनस ऑफ जे 2 पाई टी टी जीरो डी टी। ओके, अब मेनली क्या है कि ये पर्टिकुलरली सी एन के अंदर भी आपको एक्सपोनेंशियल टर्म्स मिल रहे हैं और आपके एक्स ऑफ टी के अंदर भी आपको एक्सपोनेंशियल टर्म्स मिल रहे हैं। इसकी वजह से उसको मेनली जो भी आपका फोरियर सीरीज ये वाला है ना, इसके लिए उसको एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज बोला जाता है क्योंकि उसके अंदर एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट्स या टर्म्स आपके अवेलेबल। ये तीन टाइप आपके इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में टाइप्स ऑफ फोरियर सीरीज पूछा जाता है 7 मार्क्स में। ओके, अगर आपकी थियोरेटिकल एग्जाम होगी तो उसके अंदर आपका ये पूछा जाएगा। ऐसा पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन फोरियर सीरीज एंड explain list out the Fourier series and explain any one type of Fourier series from them। ओके, तो ऐसा पूछा जा सकता है, तो उस टाइम की कंडीशन में आपको जो इजी लगे वो आप लिख सकते हो तीनों के अंदर से। अब बात आती है कि फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ सिग्नल। ओके, अब इनडायरेक्टली जो भी आपका यहाँ पे देखो कि एक स्क्वायर वेव है। ओके, उसको फ्रीक्वेंसी के अंदर आपका स्क्वायर को डिफाइन किया गया है, तो उसको क्या बोला जाएगा, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बोला जाएगा। जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, बट हाँ इसको फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बोला जाता है। ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, अगर आप देखना चाहते हो तो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ सिग्नल इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी कंटेन बाय अ सिग्नल। यानी कि अगर यहाँ पे देखो ये जो भी आपको दिख रहा है, ठीक है, वो कोई फ्रीक्वेंसी को क्या करता होगा, कैरी करता होगा कि हाँ चलो ये वाला जो भी मेनली स्क्वायर है, ठीक है, तो वो किसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर वर्क करता होगा। यहाँ तक इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है तो उसके हिसाब से यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करो। इसके अलावा जो भी दूसरा स्क्वायर है तो दूसरी कोई दूसरी फ्रीक्वेंसी होगी तो उसके लिए ये डिफाइन करो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कंटेन्ड बाय सिग्नल। ओके, उसका रिप्रेजेंटेशन जो भी होगा ना वो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम से आपका किया जाता है। बस, नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग की फोरियर ट्रांसफॉर्म। ओके, अब फोरियर सीरीज तो आपको पता चल गया। ओके, कि हाँ चलो आप जो भी रिप्रेजेंटेशन करते हो ना, ठीक है, तो वो आप सिग्नल के एनालिसिस के लिए करते हो कि हाँ चलो उसके लिए साइन वेव या कोसाइन वेव के टर्म्स के अंदर आपके जो भी फोरियर सीरीज के एनालिसिस होगा वो उसके अंदर होगा। बट व्हाट अबाउट फोरियर ट्रांसफॉर्म? ठीक है, आप फोरियर ट्रांसफॉर्म क्यों करते हो, व्हाई वी रिक्वायर्ड फोरियर ट्रांसफॉर्म? ठीक है,
तो उसका मेन रीजन जैसे पहले बताया ये है कि हाँ चलो आप जो भी प्लॉट करते हो ना, ठीक है, वो आपका थ्री थ्री के अंदर यहाँ पे आपका हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे फाइव फाइव का हो सकता है, लेकिन इन्फिनिटी इन्फिनिटी का नहीं हो। उसके लिए आपका एफ जीरो इक्वल टू वन अपन टी जीरो टेंस टू जीरो करके आप क्या करते हो, जीरो जीरो लिख सकते हो। यहाँ पे इन्फिनिटी इन्फिनिटी आपको एक्स वाई का दिखाना होगा ना, तो उसके लिए आप जीरो जीरो लिखते हो। ओके, तो उसके लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म रिक्वायर्ड। ओके, ये एक मेन रीजन। दूसरा है कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है कि कन्वर्टेड टाइम डोमेन सिग्नल जो फ्रीक्वेंसी डोमेन। ओके, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि टाइम डोमेन जो भी है, ओके, उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है वो हमें समझ, ठीक है। बट अभी हमारा मेन जो भी फोकस है वो किसके ऊपर है, फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर, कि आप टाइम डोमेन के अंदर से फ्रीक्वेंसी डोमेन में ट्रांसफॉर्म क्यों करना चाहते हो, क्योंकि आपका एनालिसिस इजी पड़े, आपका इंफिनिटी इंफिनिटी वाला जो भी कोई ऐसा टर्म हो तो उसके लिए आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते, उसके लिए आप फ्रीक्वेंसी सॉरी फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज करो, ठीक है। तो पर्टिकुलरली अगर आप जब भी ये ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो ट्रांसफॉर्मेशन के ड्यूरेशन के अंदर आपको किस तरह क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी, तो ये है लाइक यहाँ पे एक डीसी वोल्टेज है कि जिसका एम्पलीट्यूड क्या है 15 है। ओके, तो डीसी वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, जीरो होता है ना, तो यहाँ पे इसीलिए हमने जीरो फ्रीक्वेंसी पे 15 दिया है, राइट। तो ये भी हमारा एक और एक एडवांटेज हो गया कि चलो हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन या जो भी आपका फोरियर सीरीज के अंदर जो भी हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर हम डीसी वोल्टेज को भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अब ये वाला कलर कोड से जो भी आपका साइन वेव ड्रॉ किया गया है उसका एम्पलीट्यूड कितना है, 10। तो यहाँ पे 10 पे यहाँ पे ये दिया गया है, यानी इसके फ्रीक्वेंसी 8 होगी। ओके, यहाँ पे हाँ देखो दिया गया है ना, जीरो, इसके बाद 8 है, एंड लास्ट में जो भी आपका 5 वोल्टेज सॉरी 5 एम्पलीट्यूड वाला जो भी सिग्नल है वो कितने हर्ट्ज का है, 16 हर्ट्ज का, तो इसके लिए यहाँ पे 16 हर्ट्ज दिया गया, यानी इसके अंदर से इसके अंदर हमने क्या किया, उसको ट्रांसफॉर्म किया है, ठीक। अब वन एक और एग्जांपल है, ठीक है, तो ऑलवेज हम क्या सोचते हैं कि जो भी हमारा सिग्नल है ना वो सेकंड के अंदर ही लिखो टाइम डोमेन के, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओके, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, you can also represent your time domain signal in the millisecond। ओके, तो इसके लिए ये एक एग्जांपल है, बाकी तो सेम ही है। चलो अब 1 किलोहर्ट्ज है तो यहाँ पे क्या लिख दिया, 1000 हर्ट्ज लिख दिया। ओके, यहाँ पे कितना एम्पलीट्यूड है कहाँ, 1.2 या 1 जितना है पता नहीं। ओके, तो यहाँ पे भी 1 ही है, ठीक है। तो इसी तरह आप इसके अंदर भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, सिर्फ मिली सेकेंड उसका डिफरेंस है, बाकी सेम ही है। अब मेन चीज है कि if you have like consider this 5 hertz, okay, and one another signal having 10 hertz, okay, if you have like यहाँ पे लिखा है उसको कुछ क्यों नहीं कंसिडर करते हैं, 4 हर्ट्ज है, इसका ये वेव फॉर्म है, उसका ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, यहाँ पे आपने लिख दिया। ओके, यहाँ पे वेवफॉर्म में थोड़ा सा गलती है, ठीक है, ऐसा कंसिडर मत कर लेना कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड सिर्फ 0.5 या इतना होगा, यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है, यानी यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 हर्ट्ज है तो यहाँ पे 4 हर्ट्ज लिख दिया है, ठीक है। अब इसका 12 हर्ट्ज का डायरेक्टली यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन इसका कर, ओके, यानी आपके पास अगर दो सिग्नल, ओके, जो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के हैं, उसको अगर आप ऐड करोगे ना तो इस तरह की वेवफॉर्म्स आपको मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे ये इस टाइप के वेवफॉर्म आपको कब मिले कि आप जो फ्रीक्वेंसी को मर्ज करते हो उस टाइम, ठीक है। तो आपके पास अगर ये सिग्नल सॉरी सिंगल सिंगल फ्रीक्वेंसी वाला होगा तो उसको तो आप इजीली फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के अंदर या फोरियर ट्रांसफॉर्म आप कर दिया, ओके, आपने कर दिया। बट व्हाट अबाउट एडिंग ऑफ टू फ्रीक्वेंसी, उस टाइम भी आप इजीली क्या कर सकते हो कि इस तरह रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, पता चला। यानी अगर आपके पास
20 ऐसी फ्रीक्वेंसी का वेवफॉर्म है जो 20 फ्रीक्वेंसी के मर्ज से एडिशन से बना हुआ है। तो उस टाइम की कंडीशन में भी आप फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को आप इजीली रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ओके, तो ये ये एक और एडवांटेजेस है कि दो फ्रीक्वेंसी के एडिशन वाला भी वेवफॉर्म आप उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पे आपका ये वाला फ्रीक्वेंसी इस तरह आपका रिस्पॉन्स है, ये वाला है, तो आप एडिशन करोगे तो वो दो चीजें आपको यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, अब बात आती है कि इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। ओके, ये जो भी आपने देखा कि हाँ चलो यहाँ से यहाँ पे आप चले गए, ठीक है, यहाँ से आप यहाँ पे चले गए, ओके, यहाँ से आप यहाँ पे चले गए, तो इनडायरेक्टली क्या है, ये नॉर्मल फोरियर ट्रांसफॉर्म है। बट व्हाट अबाउट इफ यू हैव दिस frequency response and you want to convert reverse to the time domain waveform? ओके, उस टाइम की कंडीशन में उसको क्या बोला जाता है कि इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म बोला जाता है। ठीक है, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म भी आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो किस तरह, आपके पास यहाँ पे 4 हर्ट्ज है, ओके, यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, आप इन डायरी क्या कर सकते हो, वन अपन टी इज इक्वल टू आपके पास एफ है, तो टी इज इक्वल टू 1/f लिखोगे ना। ओके, उसके बाद तो आप पीरियोडिक सिग्नल के लिए कर रहे हो। ओके, तो आप इनडायरेक्टली जो भी आपके पास 4 है तो 1/4 लिख दो, 1/4 की जो वैल्यू आती है उसका यहाँ पे एक साइकिल ड्रॉ कर दो, उसके बाद वो रिपीटेड है, तो आप इजीली कर सकते हो ना वापस से रिवर्स में। ओके, इसी तरह यहाँ भी होगा, इसी तरह यहाँ भी होगा, इजी है। ओके, तो ये है आपका कन्वर्ट सिग्नल फ्रॉम फ्रीक्वेंसी डोमेन टू टाइम डोमेन। ठीक है, इट्स कॉल्ड एज इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नल। ये लिखा था कि लाइक कोई भी टाइम डोमेन फंक्शन है, सॉरी टाइम डोमेन के अंदर हम वेवफॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद फोरियर से इसका यूज करके हमने क्या किया कि उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट किया। उसके बाद हमने ये देखा कि अगर दोनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो दोनों में एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, तो वो भी हमने देखा कि चलो दो वेवफॉर्म्स हैं उन दोनों को ऐड करते हो तो भी हमें क्या मिलता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, वो दोनों जो ऐड हुए हैं वो आप इजीली सेपरेट आउट कर सकते हो। तो ये हमने इतना देखा। बट ये तो हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ये है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसके अंदर क्या है कि आपको क्या करना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म कर, फोरियर ट्रांसफॉर्म यानी क्या कि आपको लाना है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसके अंदर से टाइम डोमेन के अंदर से। तो आपका ये वाला जो भी है ये फाइनल रिजल्ट होगा। ओके, और ये आप इसके अंदर कैलकुलेशन कर रहे हो। ओके, तो ये वाला क्या होना चाहिए, टाइम डोमेन होना चाहिए। जो टाइम डोमेन है एक्स ऑफ टी क्या डिपेंड कर डिनोट करता है कि जो भी आपका सिग्नल है वो टाइम के अंदर है। ओके, तो ये क्या है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस ऑफ इंफिनिटी एक्स ऑफ टी ई रेस टू माइनस ऑफ जे ओमेगा टी डी टी। अब ये इक्वेशन क्या है, ये आपको इक्वेशन याद रखना पड़ेगा। ये इक्वेशन डिराइव कैसे हुआ इसका कोई थियरी नहीं है, ओके, बुक के अंदर भी नहीं आपको मिलेगा, लेकिन हाँ ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप मान लो कि ये क्या है, ओमेगा है, ओमेगा यानी 2 पाई एफ आप कंसिडर कर सकते हो, तो इंडायरेक्टली यहाँ पे आप 2 पाई को मान लो कि वो कांस्टेंट है तो वो निकाल दो तो क्या बचेगा, एक्स एफ बचेगा। तो वो इस तरह भी आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो कि जहाँ पे आप ओमेगा की वैल्यू रख दो जो 2 पाई एफ है, यहाँ पे ओमेगा है तो यहाँ पे 2 पाई एफ उन लोगों ने रखा। वैसे ही सेम इनवर्स लाप्लास करते हो तो आपको क्या करना है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर आपके पास वेवफॉर्म्स है, आपके पास कैलकुलेशन है, ठीक है, उसके अंदर से आपको मीन लाना है टाइम डोमेन। इसलिए आपका आउटपुट, फाइनल आउटपुट क्या होगा, एक्स ऑफ टी होगा। तो एक्स ऑफ टी का इक्वेशन है 1/2 पाई माइनस ऑफ इंफिनिटी टू प्लस ऑफ इंफिनिटी एक्स ऑफ ओमेगा ई रेस टू जे ओमेगा टी
डी ओमेगा। ओके, अब याद रखना कि जब आप फोरियर ट्रांसफॉर्म करते हो तो यहाँ पे आपको माइनस लिखना है, जब आप इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म करते हो तो यहाँ पे आपको प्लस लिखना है। ओके, इतना ही डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। तो कोई नहीं करना, डायरेक्ट ओमेगा की वैल्यू रख दो 2 पाई। ठीक है, ओके। अब बात आती है कि हमने पढ़ा था, हमने क्या क्या पढ़ लिया, पहले फोरियर सीरीज पढ़ लिया, अब फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ लिया, एज वेल एज इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म भी पढ़ लिया। बट यहाँ पे है कि रिलेशन बिटवीन लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म। ओके, लाप्लास आता है, ओके, उसके अंदर आप क्या करते थे? लाप्लास के अंदर अपने वो इक्वेशन जो होते हैं वो सॉल्व करते हैं। हाँ, लेकिन लाप्लास के अंदर जो भी आपका फाइनल आंसर आता था वो किसके अंदर लिखते थे? सीक्वेंस में ओमेगा के टाइम। एफ ऑफ एस आता था ना, ऐसा कुछ, लाइक किसी भी फंक्शन का आप वो लाप्लास में करते थे तो 1/s+a या ऐसा कुछ लिखते थे ना, साइन का या कॉस का जो भी है, या मान लो, हाँ, या ई रेस टू टी का आप करते थे 1/s ई रेस टू एस समथिंग है वो करते थे। ठीक है, यानी आप टाइम डोमेन से एस प्लेन में कन्वर्ट करते। ठीक है, तो वो लाप्लास था। ठीक है, तो अभी हमें क्या पढ़ना है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता था टाइम डोमेन के अंदर से एस प्लेन के अंदर, टी टाइम से एस में, और जो भी फोरियर ट्रांसफॉर्म करता है वो क्या करता है कि टाइम डोमेन के अंदर से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट। तो उन दोनों में कुछ रिलेशन है क्या? ठीक है, तो हमने पहले से ये डिफाइन कर दिया है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर से जब आप फ्रीक्वेंसी, सॉरी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर से आप फोरियर ट्रांसफॉर्म में जब कन्वर्जन करते हो तो आपको s इज इक्वल टू जे ओमेगा लिखना है, तो आपका फ्रीक्वेंसी, सॉरी, फोरियर ट्रांसफॉर्म में हो जाएगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में इनडायरेक्टली टर्म्स किसके अंदर होते हैं? s के अंदर। तो s की जगह जे ओमेगा लिख दो, तो वो किसके अंदर कन्वर्जन हो जाएगा? फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर। अब ये कहाँ से आया वो हम देखते हैं कि एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, आप एफ ऑफ ओमेगा कब लिखते हो? फोरियर ट्रांसफॉर्म। सही है ना, टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन, ओमेगा इज इक्वल टू पाई। अब एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस कब लिखते हो? लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब एफ ऑफ एस, एफ ऑफ एस क्या है? इंडायरेक्टली ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। ओके, तो उसका एक इक्वेशन है माइनस इंफिनिटी टू प्लस ऑफ इंफिनिटी एफ ऑफ टी ई रेज टू माइनस ऑफ एस टी डी टी। ठीक है, अब एस की जगह ये आप लिख सकते हो सिग्मा प्लस जी ओमेगा, इमेजिनरी एंड रियल पार्ट, सॉरी, ये रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। अगर आप इसकी वैल्यू इसके अंदर रखोगे तो इनडायरेक्टली आप क्या लिखोगे? ई रेस टू माइनस ऑफ, इन ब्रैकेट, सिग्मा प्लस जी ओमेगा लिखोगे। अब इसको आप सेपरेट आउट कर सकते हो कैसे? ई रेस टू माइनस ऑफ सिग्मा टी प्लस ई रेस टू, सॉरी, इंटू ई रेस टू माइनस ऑफ जे ओमेगा लिख सकते हो। ओके, अब इसके अंदर से आपने अगर इतना कर दिया तो ये वाला जो भी टर्म होता है ना, एफ ऑफ टी इंटू ई रेस टू माइनस सिग्मा टी, तो उसको इनपुट सिग्नल बोला जाता है। एंड ये वाला जो भी टर्म है उसको इंटीग्रल कर्नल बोला जाता है। Okay. अब यहाँ पे एक चीज है कि फॉर सर्टेन फंक्शन स्पेसिस वेयर फोरियर ट्रांसफॉर्म इज डिफाइंड in particular space, we can represent function by its Fourier transform. The function contains all the same information, and so we can define the kernel operator that acts as Fourier domain. Okay, यानी कहने का मीनिंग ये है कि अगर आप जो फोरियर ट्रांसफॉर्म कर रहे हो जिस स्पेस के अंदर, ओके, उसके अंदर क्या है कि जो भी फंक्शन सारी इंफॉर्मेशन जो कंटेन करता है, ओके, वेट
Okay. For certain function spaces where the Fourier transform is defined, we can represent that a function by its Fourier transform. ओके, ऐसा बोला गया है कि अगर कोई फंक्शन आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, उसका आप फोरियर ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, और वो जो भी उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट है वो भी क्या रिप्रेजेंट करेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म को रिप्रेजेंट करेंगे। अब वो अ, जो भी ये है, ओके, आपने क्या किया कि इसका कोई फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर हमने कन्वर्जन किया है, ठीक है, तो उसके अंदर जो सेम इंफॉर्मेशन अगर वो रिप्रेजेंट करता है जो फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर ही है, लाइक ये इनडायरेक्टली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो फोरियर ट्रांसफॉर्म ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ठीक है, तो उसको आप क्या बोल सकते हो कि ये कर्नल इंटीग्रल बोल सकते हो, और वो क्या करेगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। कोई पर्टिकुलर फंक्शन मान लो कि आपके पास एफ ऑफ एक्स, ठीक है, उसका आप क्या कर रहे हो, फोरियर ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म यानी क्या, टाइम डोमेन फंक्शन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन, ओके, यानी मान लो कि एफ ऑफ ओमेगा। अब एफ ऑफ ओमेगा जो भी आप फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो भी इक्वेशन लिखोगे ना, ठीक है, उसके अंदर जो भी डेटा होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म का ही डेटा रिप्रेजेंट करेगा, ओके, तो उसको आप क्या बोलोगे, कर्नल बोलोगे, ओके, और वो उसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, फोरियर ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ऐसा उन लोगों ने डिफाइन किया है, ओके। तो लेकिन यहाँ पे जो हम कर रहे हैं ना, ओके, यहाँ पे जो हम कर रहे हैं, ओके, वो क्या है, एफ ऑफ एस, विच इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लेकिन यहाँ पे ये जो भी टर्म मिला उसको क्या बोला गया है, ओके, ये कर्नल है, ओके, तो वो इंडायरेक्टली क्या डिफाइन कर रहा था, फोरियर ट्रांसफॉर्म को, यानी कुछ ऐसा हमें एक बीच का रिलेशन जैसा मिला, ठीक है, कि हाँ इस टर्म की वजह से ये जो फंक्शन है वो इंडायरेक्टली फोरियर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ओके। तो इसकी वजह से, ये रिलेशन की वजह से जो भी हमारा फंक्शन है ना वो इसके अंदर चेंज होगी, पता चला कि ये, सॉरी, ये जो टर्म है ना जिसको इंटीग्रल करना बोला गया है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंफिनिटी टू प्लस ऑफ इंफिनिटी ई रेस टू जी ओमेगा टी dt, ये पूरा का पूरा इंटीग्रल कर्नल है, ओके, तो वो किसके अंदर चेंज हो गया, ये इसके अंदर चेंज हो गया, ये है आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ पर्टिकुलर वर्ड टाइम डोमेन फंक्शन, ओके। अब इसके अंदर भी अगर ई रेस टू माइनस ऑफ सिग्मा टी है, ओके, तो यहाँ पे मैं सिग्मा 0 लिख देता हूँ तो क्या मेरे को मिलेगा, ई रेस टू 0 इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन टी, ओके, और ये क्या है, एफ ऑफ ओमेगा है, क्या है एफ ऑफ ओमेगा, ये वाला, ठीक है। तो हमें इनडायरेक्टली क्या मिला कि अगर आप एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जी ओमेगा के अंदर अगर आप सिग्मा की वैल्यू 0 लिखते हो तो एस की वैल्यू क्या हो गई, जी ओमेगा हो गई, ओके, तो आपको इनडायरेक्टली क्या मिलेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू फोरियर ट्रांसफॉर्म मिलेगा, ओके, जो हमने कहाँ पे बोला था, यहाँ पे बोला था, पता चला, ओके। यानी आपको थियरी के अंदर क्या याद रखना है, ये मेन इक्वेशन, उसके अंदर जो भी आपका एस का वैल्यू है वो सिग्मा प्लस जी ओमेगा, अब उसके अंदर थोड़ा सा जो भी है वो सिंप्लीफिकेशन करो और उसके अंदर से जो भी आपको इंटीग्रल कर्नल मिलता है ना उसकी वजह से आप फोरियर ट्रांसफॉर्म रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, बस इतना ही है। ये भी काफी बार पूछा जाता है वैसे। अब आती है बात फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज के बारे में, ओके। अब okay, अब बात आती है फोरियर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, वापस से समझ लो कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन आपका इनडायरेक्टली क्या हुआ,
कि टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन। ओके, इतना हमको पता है। अब इसकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी। प्रॉपर्टीज यानी देखो, लाइक जैसे हमारे मैथमेटिक्स में कैसा आता था कि ए बी प्लस सी ऐसा कुछ लिखते थे, ए बी प्लस बी सी ए सी लिखते थे ना, ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिस्ट आउट की गई कि वो रिप्रेजेंट करेगा कि हाँ चलो, मैथमेटिक्स में ये एडिशन के लिए था, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज किस तरह है, लिनियरिटी हो गई या सुपरपोजिशन उसको बोला जाता है, टाइम स्केलिंग है, ड्यूअलिटी या सिमेट्री होता है वो, टाइम शिफ्टिंग है, लाइक मान लो कि यहाँ पे टी टाइम है, ठीक है, ओके, ये वाला सिग्नल है, ठीक है। तो अगर इसको अगर आप क्या कर रहे हो कि इस वेवफॉर्म को थोड़ा सा शिफ्ट कर रहे हो, ओके, तो यहाँ पे इतना शिफ्टिंग का आता है, टी प्लस टी समथिंग शिफ्टिंग का वो, इस तरह कुछ ये इसकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो पहले कुछ प्रॉपर्टी है कि लीनियरिटी और सुपरपोजिशन, ठीक है। अब उसके ऊपर से हमें क्या पता चलता है वो समझते हैं कि इफ x1 ऑफ t इज इक्वल टू x1 ऑफ f, यानी ये चेंज हो रहा है टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन, ओके, एंड x2 ऑफ t इज इक्वल टू, यहाँ पे f, ठीक है, x2 of t is transformed to x2 of f, ओके, यानी हमारे पास दो सिग्नल, x1 को हमने चेंज कर दिया x1 f f में, और दूसरा एक सिग्नल है x2 of t को हमने चेंज कर दिया x2 f में, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या किया कि ये तो सिर्फ सिग्नल है कि जो आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया है। अब हम क्या ले रहे हैं, दो कांस्टेंट ले रहे हैं, a1 ऑफ सॉरी a1 एंड a2, ओके। अब a1 एंड a2 अगर आपके पास कांस्टेंट अवेलेबल है, उसके बाद आप क्या कर रहे हो कि a1 x1 t प्लस a2 x2 t अगर आप लिखते हो। अब ये हमने क्या किया कि लाइक कंसिडर कर लो कि आपका ये एक सिग्नल है, कुछ आप कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हो तो वो सिग्नल बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा, जो भी होगा वो चीज हमने कर दी। वैसे ही सेम आपका क्या हुआ, दूसरा सिग्नल भी छोटा बड़ा होगा। अब हम क्या करें, इन दोनों सिग्नल को ऐड करें, यानी आपका सिग्नल क्या बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। अब इसका एक इंडिविजुअली करो, इसका इंडिविजुअली करो, ओके, उसके बाद उसका एडिशन करो, ओके, तो ये आपको मिला, ओके। अब वही सारी चीजें आप क्या करते हो, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कर रहे हो, यानी ये सिग्नल प्लस ये सिग्नल, यानी ये सिग्नल मिला। अब उसका अगर आप फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर चेंज करते हो तो उस टाइम क्या होगा कि A1 वो रहेगा, उसके साथ फ्रीक्वेंसी डोमेन वाला जो भी ये पॉइंट है, क्योंकि ये तो हुए, लेकिन उसके साथ जो प्रोडक्ट है वो कोई इंटरफियर नहीं कर रहा। पता चला, हमने सिर्फ इतना ही देखा है कि ये टाइम डोमेन का यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डोमेन में इस तरह चेंज हो रहा है, ओके। लेकिन हमने ये नहीं देखा था कि अगर साइन ऑफ ओमेगा टी है तो 2 साइन ओमेगा टी करते हो तो क्या होगा। हाँ, ये एक मिनट, अब क्या हुआ कि हम जो भी ये सारी चीजें कर रहे हैं ना, कि कोई प्रोडक्ट हम मल्टीप्लाई करने के बाद फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ओके, तो ये तो सिर्फ क्या हुआ, एक ही सिग्नल का हुआ। वैसे ही सेम आपको मान लो कि 4 साइन ओमेगा टी करते हो, ठीक है, उसके साथ ये वाला सिग्नल यहाँ पे ये मिलता है, ठीक है। तो आप इंडिविजुअली करो या एडिशन करके करो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये है लिनियरिटी प्रॉपर्टी कि लीनियर है, ओके। अब कंसिडर कर लो कि वो इसका प्रूफ दे रहे हैं कि एफ ऑफ a1 x1 t प्लस e2 x2 t इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस ऑफ इंफिनिटी a1 x1 t प्लस e2 x2 t इंटू ई रेस टू माइनस ऑफ j 2 पाई एफ टी dt। ये कहाँ से मिला हमको, क्योंकि फोरियर ट्रांसफॉर्म का इक्वेशन हमें पता है और वो हम यहाँ पे सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं, ओके। अब हुआ क्या कि ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म मिल गया, ये वाला टर्म
सेकेंड टर्म, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म हो गया। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखो तो a1 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकल गया। अब a1 को यहाँ से अगर मिटा दूं तो माइनस ऑफ इंफिनिटी टू प्लस ऑफ इंफिनिटी एक्स ऑफ टी ए रेज टू माइनस ऑफ जे 2 पाई f t dt, ये किसका इक्वेशन है, x1 का, x1 f का एक्चुअली। ओके, सेम सेम यहाँ पे ये इक्वेशन है। ओके, तो इनडायरेक्टली अगर आप ये करते हो और कर रहे हो तो ये वाला टर्म कहीं पे भी इंटरफियर नहीं करता। ओके, तो ये प्रूफ भी हो गया। ओके, दूसरी चीज कि यहाँ पे आप x1 t x2 t ले रहे हो। ओके, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप वही लो, लाइक x3 x4 भी ले सकते हो। a1 a2 की जगह अगर आप ऐसा कंसिडर करना चाहते हो कि z1 z2 ले लो तो वो भी ले सकते हो। बट एग्जाम में या कहीं भी आप लिख रहे हो ना, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि a1 एंड a2 क्या है, कांस्टेंट, या z1 एंड z2 आपके कांस्टेंट है, और x1 एंड x2 क्या है, वो इनपुट सिग्नल्स है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, अब है टाइम स्केलिंग। ओके, अब टाइम स्केलिंग के लिए क्या है, ये इक्वेशन है x ऑफ अल्फा टी ट्रांसफॉर्म इनटू फ्रीक्वेंसी डोमेन 1/अल्फा x ऑफ f अपन अल्फा। ठीक है, अब ये क्या है, ये टाइम स्केल को रिप्रेजेंट करता है x ऑफ अल्फा टी, यानी ये अल्फा क्या है, मीन एक आपका चेंज आया अभी तक। ओके, एक्स ऑफ टी तो था ही, लेकिन यहाँ पे जो भी आपका अल्फा ये ऐड हुआ ना, वो क्या है, ये टाइम स्केल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी स्केल को रिप्रेजेंट करता है। अब ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है वो समझो, कि अल्फा की वैल्यू क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा इज इक्वल टू 10 भी लिख सकता हूँ और -10 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं मान लो कि यहाँ पे अल्फा की वैल्यू <<1 लिखता हूँ, लाइक मान लो कि 0 लिख दिया, अगर मान लो कि मैंने -1 लिख दिया या -2 लिख दिया, तो उस टाइम की कंडीशन में ये माइनस ऑफ टी हो गया। ओके, यानी ये वाला जो भी टर्म होगा, ये वाला जो भी टाइम डोमेन के अंदर ये वाला फंक्शन होगा, वो क्या होगा, कंप्रेस होगा, क्योंकि ये क्या है, माइनस में जा रहा है। ओके, बट इफ यू टॉकिंग अबाउट दिस, ओके, तो ये इनडायरेक्टली हम क्या बोलते हैं, मैंने जैसे समझा, ऐसे ऐसा मैं बोलता हूँ टी इज इक्वल टू 1/f। ओके, अगर ये कंप्रेस्ड हो रहा है तो ये आपका क्या होगा, ठीक। ओके, अब ये हमको पता चला कि हाँ चलो यहाँ पे कोई क्या हुआ, ये टाइम स्केलिंग करके कोई प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसके अंदर से हमने क्या किया कि एक्स ऑफ टी था जो एक्स ऑफ एफ में कन्वर्ट हो रहा था, अब उसके अंदर एक और ऐड कर दिया, लेकिन वो क्या कर रहा है कि वो आपका जो भी टी टाइम है उसके साथ मल्टीप्लाई कोई हो रहा है। ओके, यानी टाइम स्केलिंग यानी क्या, कि अगर आपका एक्स ऑफ टी है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ 2t हो जाएगा, या एक्स ऑफ 5t हो जाएगा, या एक्स ऑफ माइनस ऑफ 2t भी हो सकता है। ठीक है, टाइम क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे वो समझो, कि टाइम ये रिप्रेजेंट करता है कि जो भी आपका वेवफॉर्म है, ओके, वो पॉजिटिव टाइम के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है या नेगेटिव टाइम के लिए रिप्रेजेंट हो, दो चीजें पॉसिबल है, अल्फा की वैल्यू के ऊपर से हमें ये पता चल। बट यहाँ पे उन लोगों ने बोल दिया कि हाँ चलो ये पूरा का पूरा टर्म टाइम स्केल को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे जो जब आप ट्रांसफॉर्म करोगे तो 1/अल्फा हो रहा है इंटू एक्स ऑफ एफ ऑफ अल्फा हो रहा है, जिसको बोला गया है फ्रीक्वेंसी स्केल। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्स ऑफ लेस देन 1। अब एक्स ऑफ लेस देन 1 क्या होगा, -10 कंसिडर करो, तो एक्स ऑफ माइनस ऑफ टी कंसिडर करो। तो इनडायरेक्टली ये ऐसा बोल रहे हैं कि अगर आप ऐसा करते हो ना, तो जो भी आपका टाइम डोमेन वाला जो भी फंक्शन है, ओके, वो क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। एक मान लो कि ये सिग्नल है, ठीक है, वो कंप्रेस होके कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। लेकिन
उसकी प्लेस पे अगर आप ये फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात करो तो इनडायरेक्टली ये एक्सपांड होगा, ठीक है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उसका उल्टा कंसिडर कर दो कि यहाँ पे एक्सेस ग्रेटर देन 1 लिखो तो क्या होगा, ये एक्सपांड होगा, ये क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ होगा, ठीक है। अब ये है उसका प्रूफ, कैसे होगा, तो अल्फा पॉजिटिव है, ओके, अगर आपका अल्फा ग्रेटर देन 0 है। अब बात होती है कि अगर आपका अल्फा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए उन लोगों ने क्या किया, पहले हमने अल्फा इज लेस देन या ग्रेटर देन का कंडीशन देख लिया फॉर जनरलाइज फंक्शन, ओके, फॉर जनरलाइज फंक्शन, बराबर। अगर आप मेनली ये प्रूफ के लिए करना चाहते हो तो आपको अल्फा इज ग्रेटर देन 0 लेना पड़ेगा। ग्रेटर देन 0 यानी क्या, 1 2 3 4 या जो भी पॉजिटिव वैल्यूज है वो। तो फॉर एफ ऑफ एक्स ऑफ अल्फा टी, यानी ये एफ किसके लिए लिया, फंक्शन के लिए। और फंक्शन क्या हो सकता है, साइन वेव, कॉस कोसाइन वेव, जो भी फंक्शन है वो, ठीक है। माइनस आई सर ये तो आपके फंक्शन ही है ना, एक्स अल्फा टी मतलब एक्स ऑफ टी आपका सिग्नल है, ओके, वो कोई भी सिग्नल हो सकता है। लेकिन आप एफ ऑफ एक्स ऑफ टी लेते हो, यानी इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, ये फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। ये सिर्फ सिग्नल को डिफाइन करेगा, लेकिन ये क्या डिफाइन करेगा कि हाँ चलो, कोई फंक्शन के अंदर आपका कोई सिग्नल है, लाइक मान लो कि 4 sin ओमेगा टी है, या 4 sin ओमेगा टी+5 है, जो भी है, ओके, वो फंक्शन का डिफाइन करेगा। हम्म, अब अभी ये कोई भी फंक्शन आप कंसिडर कर लो कि जो जिसके अंदर क्या होगा कि एक्स ऑफ टी होगा, लाइक एक्स ऑफ टी यानी कोई सिग्नल, लेकिन उसके अंदर हमने क्या किया, एक्स ऑफ अल्फा टी लिख दिया। तो ये इंडायरेक्टली कौन सा सिग्नल है, कि टाइम स्केलिंग सिग्नल है। तो ये क्या बन गया, टाइम स्केलिंग फंक्शन बन गया, ओके। तो उसके अंदर जो भी हमारा इक्वेशन है, माइनस ऑफ इंफिनिटी टू प्लस ऑफ इंफिनिटी एक्स ऑफ डी टी ई रेज टू माइनस ऑफ 2 पाई एफ टी, ओके। ये इनडायरेक्टली हमने, हमारे पास फोरियर का इक्वेशन है फॉर टाइम स्केलिंग के लिए, ठीक है। अब हम अगर टाउ इज इक्वल टू अल्फा टी लिखते हैं तो ध्यान से समझना, हम क्या लिखते हैं, टाउ इज इक्वल टू अल्फा टी ले रहे हैं। अगर मैं मान लो कि दोनों साइड डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या बनेगा, डी टाउ इज इक्वल टू अल्फा डी टी बनेगा, तो ये है। बट यहाँ पे ध्यान से देखो, ओके, तो हमारे पास क्या है, सिर्फ ये डी टी है, ये अल्फा डी टी नहीं है। तो अल्फा, सॉरी, ओनली डी टी को प्रोडक्ट टर्म बनाना पड़ेगा, स्टार्ट किया ना, हाँ, ओके। डी टी को प्रोडक्ट टर्म बनाना पड़ेगा तो डी टाउ बाई अल्फा होगा, ओके। तो इसका वैल्यू क्या बन गया, ये बन गया, देख रहे हो, ठीक है। अब हमारे पास टाउ का भी वैल्यू नहीं है, देखो कहीं पे भी टाउ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ओके। लेकिन हमारे पास टी का वैल्यू है जो यहाँ पे है, ठीक है ना। तुम्हें टी को प्रोडक्ट टर्म बनाओगे तो टाउ अपन अल्फा बनेगा, तो यहाँ पे टाउ अपन अल्फा बन गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन के अंदर जो हमने सब्स्टिट्यूट करना था वो हमने सब्स्टिट्यूट तो कर दिया, ठीक है। अब हुआ क्या कि यहाँ पे ये जो भी है बीटा ओपन अल्फा, तो ये तो क्या है, 1/अल्फा, वो कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, बीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो ये बाहर निकल गया, ओके। अब एक्स टाउ तो एक्स टाउ है, ये वाला टर्म भी ये वाला टर्म है, डी टाउ तो डी टाउ है, ठीक है। अब ये जो भी टर्म है हमारे पास, ये वाला, ये इनडायरेक्टली क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स ऑफ एफ अपन अल्फा है, जो टाइम स्केलिंग को फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली हमारा क्या बन गया, ये इक्वेशन से ये इक्वेशन में जो हमें ट्रांसफॉर्म करना था वो हमें मिल गया, जो हमने ऑलरेडी ये पहले बोला था कि हाँ चलो ऐसा कुछ होगा। तो ये एक प्रूफ है, यानी इनडायरेक्टली मैं बोलना क्या चाहता हूँ कि जितना भी आपका क्या होगा, कि आप जो क्या बोलते हैं प्रॉपर्टीज लिखोगे तो उसका प्रूफ इस तरह आपको लिखना पड़ेगा।
अल्फा इज लेस देन जीरो, अल्फा इज लेस देन जीरो यानी क्या, अगेन वही का वही इक्वेशन, ये तो इतना तो सेम ही है ओके, लेकिन सिर्फ कितना चेंज होगा, यहाँ पे माइनस आ जाए ओके। अब माइनस आ गया, सॉरी माइनस आ गया, बट एज अल्फा इज लेस देन जीरो दैट इज नेगेटिव ओके। तो पूरा का पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ माइनस आएगा जो ऑलरेडी है हमारे पास ओके। तो ये इतना, ये अगर आपको ये पता चल गया होगा तो यहाँ पे कोई डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। उसके बाद है कि ड्यूअलिटी या सिमेट्री, सिमेट्री पता चलता है। ठीक जैसा हाँ, जैसे आपका साइनसॉइडल वेवफॉर्म रिपीटेटिव, वो रिपीट क्या बोलते हैं, एक साइकिल के बाद रिपीट होता है ना, तो वो उसकी सिमेट्री होगी। या ऐसा भी आप बोल सकते हो कि पॉजिटिव हाफ साइकिल जितना पोर्शन का होगा उतना ही पोर्शन का नेगेटिव साइकिल होगा, तो वो भी एक दूसरे की सिमेट्री होगी। एक्स ऑफ टी से एक्स ऑफ माइनस ऑफ एफ में आप कन्वर्ट करें ओके। तो एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंफिनिटी टू प्लस ऑफ इंफिनिटी एक्स ऑफ टी ई रेज टू माइनस सॉरी प्लस जे टू पाई एफ टी डी एफ ओके। ये हमारा एक जनरलाइज टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्जन करने का एक फॉर्मूला है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि t इज इक्वल टू माइनस टी सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ ओके, देखने के लिए क्या चेंजेस हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे t की जगह माइनस ऑफ टी लिखता हूँ, यहाँ पे t की जगह माइनस ऑफ टी लिखता हूँ, तो ये फंक्शन मेरे को मिल गया। अब अब, अब ना, अभी अगर मान लो कि t की जगह माइनस टी लिखते हो तो होगा क्या ओके। यहाँ पे देखो, अब ये इक्वेशन आपके पास हो गया इतना ओके। इंटरचेंज टी एंड एफ टू गेट, अब हम क्या कर रहे हैं कि टी एंड एफ को सिर्फ इंटरचेंज कर रहे हैं, समझो। हम क्या कर रहे हैं, ये पूरा इक्वेशन है उसके अंदर से ऐसा नहीं कर रहे हैं कि टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन का फ्रीक्वेंसी डोमेन टू टाइम डोमेन में इंटरचेंज कर रहे हैं, ऐसा नहीं, सिर्फ टी एंड एफ का सिर्फ टर्म्स को इंटरचेंज कर रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे टी की जगह एफ आ गया, यहाँ पे एफ क्या बोलते हैं, यहाँ पे कहाँ पे चेंज किया हम लोगों ने? हाँ सॉरी, तीन हो जाए ठीक है। हाँ हाँ हाँ, उन लोगों ने कुछ गलती की है। पेन नहीं चल रहा है, ओके। यहाँ पे एक्चुअली टी आ जाएगा, क्योंकि ये डी एफ है ना, तो मेरे को डी टी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, नहीं कुछ गलती है। माइनस और 180 आ जाएगा। हाँ वही तो, नहीं क्या लिखा है, कुछ गलती है बुक के अंदर ही गलती है, मैंने शायद से मैंने चेक नहीं किया था। माइनस ऑफ इन्फिनिटी टू प्लस ऑफ इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी ई रेज टू माइनस ऑफ टू पाई एफ टी, तो यहाँ पे तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ माइनस ऑफ एफ होगा ना, तो ये तो है। और ये था, अच्छा ओके, उन लोगों ने ये लिया है एक्चुअली। जैसा यहाँ पे क्या हो रहा है कि एफ ऑफ, ये प्रीवियस वाला जो भी था ना, ये वाला एक्स इज लेस देन जीरो वाला, कि एफ ऑफ एक्स ऑफ अल्फा टी है, तो उसका इक्वेशन क्या बना, ये बना फॉर नेगेटिव। बट हाँ, हमारे पास एफ ऑफ एक्स ऑफ अल्फा टी का इक्वेशन ये नेगेटिव के अंदर था, तो सेम यहाँ पे भी क्या है कि ये वाला नेगेटिव के अंदर टर्म है ओके, लेकिन ये वाला किसके लिए है, एक्स ऑफ टी के लिए। तो इसके ऊपर से मैं देखने के लिए चाहता हूँ, तो एफ ऑफ एक्स ऑफ टी लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर ये अल्फा में निकाल दूँ तो ये सेम टर्म है ना, तो ये मेरा टर्म में लिख दिया। हाँ, तो ये तो ऑलरेडी हमने
ये हमारे पास है ही, तो मैं इनडायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ कि ये इज इक्वल टू ये, यानी अगर आप t इज इक्वल टू माइनस टी लिखते हो, उस कंडीशन में आप क्या बोल सकते हो कि जो भी आपका पॉजिटिव सिग्नल है उसको आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये एक दूसरे का ड्यूएलिटी है, यानी अगर आप x ऑफ माइनस ऑफ f लिखते हो तो आप x ऑफ t उसका लिख सकते हो, और x ऑफ t है तो उसका माइनस ऑफ x ऑफ f लिख सकते हो। या ऐसा भी लिख सकते हो कि x ऑफ माइनस ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ f। ठीक है, अगर आपका टाइम नेगेटिव के अंदर होगा, आई बात नहीं ऊपर आ जा सके कितना हुआ। तो ये एक ड्यूअलिटी सिमेट्री एक है फंक्शन, ओके, जो मेनली इसके ऊपर से आप निकाल सकते हो, क्योंकि उन लोगों ने इतना ज्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं दिया कि हाँ चलो ये फंक्शन है, ठीक है, तो इसके फंक्शन के ऊपर से ये फंक्शन कहाँ से आया, तो ये फंक्शन आया होगा यहाँ से। ठीक, अल्फा इज लेस देन जीरो वाली कंडीशन। अब है टाइम शिफ्टिंग। अब टाइम शिफ्टिंग का मीनिंग क्या है कि अगर कोई सिग्नल कोई x इज इक्वल टू टी टाइम पे है, ठीक है, अब उसको आप क्या कर रहे हो, x ऑफ टी माइनस टी डी, ओके, ये यानी ये कंडीशन मान लो कि हाँ चलो टोटल ऑफ टी है, उसके अंदर से कोई आप इतना टाइम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ओके, यानी टाइम कम हो गया, तो इंडायरेक्टली आपका टाइम क्या होगा, शिफ्ट होगा एक जगह से दूसरी जगह पर। राइट, यहाँ पे एक कंसिडर कर लो कि यहाँ पे 5 टाइम, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, 5 में से यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया 4 पे, यानी आपका जो भी सिग्नल होगा वो कहीं और भी शिफ्ट हो जाएगा, यानी टाइम शिफ्ट होगा। तो इसीलिए आपका क्या होगा, एक्स ऑफ टी माइनस टी करते हो तो उसका क्या बनेगा, ये ई रेस टू माइनस ऑफ 2 पाई एफ टी डी एक्स ऑफ एफ। ये जब भी आप ये फर्स्ट टर्म देखोगे ना, तो वो फाइनल आंसर हो कि हाँ चलो मैं टाइम शिफ्टिंग कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी डोमेन में गया तो ये मेरे को इक्वेशन में। अब इसका प्रूफ जो भी होगा वो नीचे दिया गया हो कि हाँ चलो हमारे पास इक्वेशन, अगेन हमने क्या किया, f को दे दिया, फंक्शन ऑफ f x ऑफ t माइनस टी डी इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस ऑफ इंफिनिटी x ऑफ t माइनस टी डी ई रेस टू माइनस ऑफ 2 पाई एफ टी डी टी। ये हमारे पास एक इक्वेशन है जहाँ पे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ऑलवेज सेम रहेगा, कहीं पे भी देख लो, देख रहे हो, ओके, ऐसे ही ये वाला टर्म सेम ही है, ओके, और इसके साथ एक्सपोनेंशियल टर्म मल्टीप्लिकेशन करो और इंटीग्रेशन लगाओ तो आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्जन हो जाता है, ओके। अब उसके अंदर से टी माइनस टी डी वाला जो भी टर्म है उसको टाउ ले लिया, ओके, इसके ऊपर से टी हमें कांस्टेंट मिला। क्यों हम ये टी निकालते हैं एवरी टाइम, क्योंकि हमारे पास टी की वैल्यू है, या टी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है जहाँ पे आप टी की वैल्यू पुट आउट कर सकते हो, टर्म है हमारे पास, ठीक है। और अगर आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो डी टी, ओके, और ये वाला टर्म तो क्या है, कांस्टेंट निकल गया, और ये डी टाउ है, ओके, तो ये हम क्या लिख सकते हैं, डी टी इज इक्वल टू डी टाउ लिख सकते हैं। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, डी टाउ हो जाएगा, ओके, ये वाला टर्म शायद से निकल जाएगा और यहाँ पे टाउ आ जाएगा, ओके, और यहाँ पे एफ टी है तो यहाँ पे टी डी प्लस टाउ लिखेंगे शायद से, मुझे जहां तक लगता है वहां तक, ओके, है ना, ठीक है, ये चेंज हो गया, ये टाव आ गया, यहाँ पे टी डी प्लस टाव आ गया, वो भी आपका आ गया, ओके। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो हम क्या निकाल सकते हैं, देखो ई रेस टू माइनस ऑफ 2 पाई एफ टी डी के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन का मतलब समझ तो, ये वाला टर्म और ये वाला फर्स्ट टर्म ये मल्टीप्लाई होगा, ओके, इनटू ई रेस टू माइनस ऑफ 2 पाई एफ टाउ आप लिखोगे, ठीक है, लाइक ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ ને કે શું કે घातांकों सरवाળો થાય, बराबर, वही का वही यहाँ पे लिखा गया है कि आप क्या कर रहे हो कि ये वाला टर्म जो भी है ई रेस टू माइनस ऑफ 2 सॉरी पाई एफ टी डी इंटू ई रेस टू माइनस ऑफ 2 पाई एफ
टाउ, सही है ना। ये टर्म को मैं ये टर्म लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये हम क्यों कर रहे हैं वो समझो। हमारे पास पूरा का पूरा जो भी है वो किसके डिफरेंशिएशन के टर्म्स में है, डी टाउ के। और अगर ये मैं करता हूँ तो ये वाला क्या मिल जाता है, जहाँ पे कोई भी टाउ का टर्म है ही नहीं, तो वो मैं निकाल सकता हूँ बाहर, ठीक है ना। इसलिए मैंने ऐसा किया। बाकी अगर मान लो कि टाउ वाला टर्म इसके अंदर होता तो वो करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब ये तो निकल गया यहाँ पे, और ये टर्म किसका है, एक्स ऑफ एफ का, ओके। तो जो हमने डिराइव करना था वो हमें यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे प्रूफ उसका मिल गया, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग है। The frequency shifting characteristic states that if the f of t and x of f form a Fourier transform pair, then e raised to j 2 pi f c t x of t is equal to f of x of f minus f c. Okay, f c is a real constant. अब यहाँ पे वापस से स्टेटमेंट पढ़ो, तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग कैरेक्टरिस्टिक स्टेट्स दैट इफ x of t and x of f form Fourier series Fourier transform pair, then okay, अगर आपका x of t यानी x of f ये दोनों टर्म्स आपके पास हैं और वो क्या कर रहे हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। वो तो हमें पता है ना कि x of t इज इक्वल टू x of f करते हो तो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। अगर ये आपके पास सेटिस्फैक्ट्री है, आपको क्या बोलते हैं, ये स्टेटमेंट से आप सेटिस्फाइड हो, तो आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, ओके। जो क्या रिप्रेजेंट करेगा, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग को रिप्रेजेंट करेगा, ओके। अब उसके अंदर से एफ से जो भी है, ओके, एफ तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी, अब ये एफ से ऐड किया उन लोगों ने, वो क्या है कि ये कोई रियल कांस्टेंट है, यानी क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है। टाइम शिफ्टिंग है। हाँ, हम क्या कर रहे थे कि अगर मेरे को क्या करना था कि टाइम शिफ्टिंग करना था, तो मैं टीडी ले रहा था जो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी टाइम के अंदर। अब मैं एफ से ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग करना है, ठीक है। तो वो जो भी आपका कांस्टेंट टर्म होगा वो भी फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में होना चाहिए। बाकी मैं ऐसा भी लिख सकता था एक्स जेड या टेन वैल्यू ऐसा लिख सकता था, बट ये हमको कांस्टेंट वैल्यू तो चाहिए लेकिन फ्रीक्वेंसी के अंदर कांस्टेंट वैल्यू चाहिए। अब ये उन लोगों ने प्रूव किया है कि हाँ चलो, फंक्शन ऑफ टी रेस टू जे 2 पाई एफ सी टी एक्स ऑफ टी, ओके। अब मैं इसका अगर मान लो कि करता हूँ तो मेरे को ये पता है कि ये वाला टर्म वापस से मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, और इसके साथ सिर्फ एक्सपोनेंशियल टर्म मल्टीप्लिकेशन करने वाला, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब बात आती है कि यहाँ पे ये वाला टर्म एंड ये वाला टर्म थोड़ा सा सिमिलर जैसा दिखता है ना। ये भी एक्सपोनेंशियल है, ये भी एक्सपोनेंशियल है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों को ऐड कर सकता हूँ ना। तो यहाँ पे मैंने एडिशन किया है। अब जो कॉमन टर्म बचे, 2 पाई जे एंड 2 पाई जे, ठीक है, वो दोनों क्या हो गए, सेम हो गए ना। तो मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ ये। तो मेरे को क्या बनेगा, एफ माइनस एफ सी बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये तो ये प्लस टर्म आ जाएगा, ठीक है ना। तो इतना हो गया। अब ध्यान से देखो, तो ये वाले टर्म को अगर मैं इस वाले टर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये देखो, अगर यहाँ से मैं यहाँ पे जंप मार रहा हूँ तो यहाँ पे इतना टर्म तो मेरा सेम ही है, ओके। लेकिन ये वाला टर्म मेरे पास है यहाँ पे, माइनस ऑफ 2 पाई एफ टी, ओके, माइनस ऑफ 2 पाई एफ टी, ओके। तो ये जो भी आपका है ना, ओके, वो टी वाला जो भी टर्म है, ओके, वो सॉरी 2 पाई एफ टी की जगह मैं क्या लिखता हूँ, माइनस ऑफ 2 पाई एफ माइनस एफ से लिखता हूँ, अगर मान लो कि ये एक कांस्टेंट है क्यू। तो इनडायरेक्टली एक्स ऑफ टी तो एक्स ऑफ टी था ही, ओके, लेकिन यहाँ पे जो आपका टर्म आता है ना वो यहाँ पे आप लिखते हैं, ओके। इसलिए एफ माइनस एफ से लिखो। अगर यहाँ पे क्यू लिखोगे तो यहाँ पे क्यू आएगा, पी आएगा, एक